फिर किसी वक्त उसे फूलन देवी बनने में देर न लगती। चीन में आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर एक तहखाने में ट्रांसफार्मर मशीन को छुपा कर रखा गया था। इस तहखाने में टेलीपैथी जानने वाले और योगा के माहिर वहाँ गार्ड्स के तौर पर मौजूद रहा करते थे। अपनी आर्मी के आला अफसरान को भी इस तहखाने में आने की इजाज़त नहीं देते थे। मैंने चैलेंज किया था कि हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी। हमने उन्हें मशीन का नक्शा और मशीन दी थी, वो उनसे वापस ले लेंगे और 24 घंटे के अंदर सब कुछ उनसे छीन लेंगे। मेरे इस चैलेंज के बाद वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए। उन्हें ये यकीन था कि हम में से कोई उनके योगा के माहिर टेलीपैथी जानने वालों के अंदर नहीं पहुंच सकेगा। उनका ये यकीन किसी हद तक दुरुस्त था, लेकिन एक कहावत के मुताबिक बिल्ली ने शेर को तमाम दावपेच सिखा दिए थे, सिर्फ दरख्त पर चढ़ने का एक तरीका नहीं सिखाया था। इसी तरह हमने उन चीनिया काबरीन के सामने कभी एंटी टेलीपैथी दवा का जिक्र नहीं किया था। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी ऐसे जादुई कमालात दिखा सकेंगे। फिर हमने कमाल दिखा ही दिया। टेलीपैथी जानने वाले आला अफसरान एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए अपनी मशीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अपने अकाबरीन को यकीन दिला रहे थे कि फरहाद के फरिश्ते भी उनकी मशीन तक नहीं पहुंच सकेंगे। ऐसे वक्त एक आला अफसर ने हैरानी से उठकर कहा, मैं बड़ी देर से ख्याल ख्वानी की कोशिश कर रहा हूँ मगर नाकाम हो रहा हूँ। फिर उसने अपने एक साथी अफसर से कहा, प्लीज़ तो मेरे अंदर आकर मेरी दिमागी हालत का अंदाज़ा लगाओ। उसके साथी अफसर ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ करनी चाहिए मगर नाकाम रहा। उसने बार बार कोशिश की। दूसरे टेलीपैथी जानने वाले अफसरान भी उनके दिमागों में आकर मालूम करना चाहते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उनके साथ भी यही होने लगा। वो सब के सब उठकर खड़े हो गए, हैरानी से कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? किसी ने हमें हिप्नोटाइज नहीं किया है, हमारा ब्रेन वॉश नहीं किया है, फिर हम टेलीपैथी से कैसे महरूम हो गए हैं? चीनिया काबरीन उनकी बातें सुनकर परेशान हो रहे थे। एक ने कहा, फरहाद अपनी धमकी पर अमल कर रहा है। वो किसी ऐसे तरीके से तुम सबको टेलीपैथी से महरूम कर रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक ने झुंझला कर कहा, ऐसा क्या तरीका हो सकता है? ऐसा तो जादू ही हो सकता है। दूसरे ने कहा, हमारे मुल्क के दूसरे हिस्सों में जितने टेलीपैथी जानने वाले हैं उन्हें फरहाद का सामना करने से होशियार रहने की ताकीद की जाए। वो जहाँ है वहाँ से भी कहीं दूर उन्हें जाने के लिए कहा जाए। टेलीफोन, फैक्स और ईमेल के जरिए दूसरे टेलीपैथी जानने वालों से रब्ते किए जाने लगे। उनसे कहा गया कि वो टेलीपैथी के जरिए उनसे रब्ता करें, फिर उनसे बात की जाएगी। उन्होंने ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता करना चाहा मगर ना कर सके। टेलीफोन वगैरह के जरिए कहा, हम हैरान हैं, हमसे ख्याल ख्वानी नहीं हो रही है, ये क्या माजरा है? इस सिलसिले में कोई नई इन्फॉर्मेशन हो तो बताएं। नई इन्फॉर्मेशन यही है कि तुम सब टेलीपैथी से महरूम हो गए हो। फरहाद और बाबा साहब के इदारे वाले किस तरह तुम सबसे ये इल्म छीन रहे हैं, ये अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा। उन सबको निहायत ही हैरत अंगेज़ तौर पर नुकसान पहुंच रहा था। वो कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोच सकते थे कि हम कोई नादीदा तरीका इख्तियार करेंगे और उनसे टेलीपैथी का इल्म छीन लेंगे। ऐसी महरूमी के पेश नज़र उनके दिमागों में खतरे की घंटी बजने लगी कि इसी तरह उनसे ट्रांसफार्मर मशीन भी छीन ली जाएगी। एक आला हाकिम ने कहा, जो हो रहा है उसका अफसोस बाद में करो, पहले मशीन की फ़िक्र करो। वो किसी नादीदा तरीके से उसे भी छीन लेंगे। तमाम आला अफसरान उस कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलकर तेज़ी से चलते हुए एक ऐसी चार दीवारी में आए जिसके तहखाने में वो मशीन छुपा कर रखी गई थी। उससे चार दीवारी का दरवाज़ा खुला हुआ था, तहखाने का चोर दरवाज़ा भी खुला हुआ था। उन खुले हुए दरवाज़ों को देखकर ही समझ में आ गया कि वहाँ भी कुछ गड़बड़ हुई है। उनमें से चंद अफसरान तहखाने में पहुंचे तो मशीन के कुछ बड़े हिस्से इधर उधर पड़े हुए थे, बाकी तमाम अहम पुर्जे गायब थे। उन्होंने फ़ोन के जरिए वहाँ के इंचार्ज को मुखातिब किया, फिर पूछा, तुम कहाँ हो और तुम्हारे साथी कहाँ हैं? तुम मशीन के तमाम अहम पुर्जे कहाँ ले गए हो? दूसरी तरफ से कहा गया, हम यहीं हेडक्वार्टर के किचन में हैं। किचन के बड़े बड़े चूल्हों में मशीन के पुर्जों को गला रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। गरज कर कहा गया, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसी हरकत ना करो, हम आ रहे हैं, वहाँ के तमाम चूल्हे बुझा दो। सॉरी, हम तुम्हारा हुक्म नहीं मान सकते, हमारे दिमागों पर दूसरों की हुक्मरानी है। वो सब दौड़ते हुए किचन की तरफ जाने लगे। उनकी बातों से समझ में आया कि उनके दिमागों पर हमने कब्जा जमा लिया, उनकी ट्रांसफार्मर मशीन को नाबूद करें। हमारी ये कार्रवाई उन्हें ज़बरदस्त शौक पहुंचा रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त क्या करना चाहिए। वो सब दौड़ते हुए किचन में आ गए। वहाँ खेल ख़त्म हो चुका था। उस किचन में फ़ौजियों के पकवान के लिए बड़े बड़े चूल्हे थे। उन बड़े बड़े चूल्हों में लोहे के छोटे बड़े टुकड़े गले हुए दिखाई दे रहे थे। अब वो महज लोहे के टुकड़े थे, वरना पहले ट्रांसफार्मर मशीन के बहुत अहम पुर्जे थे। वो खामोशी से और बेबसी से इन बेकार हो जाने वाले लोहे के टुकड़ों को देख रहे थे। फिर एक आला अफसर ने कहा, मिस्टर फरहाद, हम जानते हैं तुम हमारे इन आदमियों में से किसी एक के अंदर मौजूद हो। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने पूछा, क्या कहने के लिए कुछ रह गया है? तुमने हमारे इदारे को मिटाया, हमने तुम्हारी इस गैर मामूली कुव्वत को मिटा दिया जो हमारे ज़रिए तुम्हें हासिल हुई थी। हिसाब बराबर हो गया। तुमने इंतकामी कार्रवाई की है। अब तुम्हारे अंदर इंतकाम की आग को सर्द पड़ जाना चाहिए। हमें फिर से एक दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करना चाहिए। क्या हमारे साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में चलोगे? तुम्हारी आर्मी के तमाम अहम अफसरान यहाँ मौजूद हैं। इस किचन को कॉन्फ्रेंस हॉल समझ लो।
यहाँ आग में जले हुए दिल के टुकड़ों को देखते रहो और बोलते रहो, हमारी एक हैरानी दूर कर दो। ये बताओ, तुमने हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वालों को किस तरह ख्याल ख्वानी से महरूम किया है? हमने तुम्हें एक गैर मामूली कुव्वत दी थी। तुम्हें यह नहीं बताया था कि हमारे पास इस कुव्वत को कुचलने का नुस्खा मौजूद है। हमने तुम्हारे पूरे मुल्क चीन में एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे कराई है और तुम सब देख रहे हो कि यह दवा कितनी ज़ूद असर है। गोया तुम्हारे दिल में पहले से खोट था। तुमने ये तय किया हुआ था कि जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम हमें इस कुव्वत से महरूम कर दोगे। इस बात को उलट कर ना बोलो। तुम देख रहे थे कि हम यहाँ दोस्ती और मोहब्बत से रहने लगे थे। खुदा गवाह है, हम क़यामत तक कभी ऐसी मुखालफाना कार्रवाई ना करते। तुम्हारी बेएतमादी ने और हमारे इदारे के खिलाफ तुम्हारी जारहाना कार्रवाई ने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया था। हमने तुम्हारे इदारे को आर्जी तौर पर बंद कराया है। हमारी इंक्वायरी जारी है। तुम्हारे खिलाफ इल्ज़ामात गलत साबित होंगे तो उस इदारे को दोबारा जारी रखने की इजाज़त दे दी जाएगी। और मैं पेशगोई करता हूँ कि तुम जल्दी हमें खुशखबरी सुनाओगे कि हमारे खिलाफ इल्ज़ामात गलत थे। अब हम दोबारा उस इदारे को जारी करें और तुम्हें दोबारा वो मशीन तैयार करने का मौका दें। अब तो मशीन हासिल करने की खातिर दुश्मन झूठे और हम सच्चे दिखाई देंगे। प्लीज़ हमें गलत ना समझो। हमें दुश्मनों की मक्कारियों का यकीन हो रहा है। उन्होंने हम जैसे दोस्तों और भाइयों को लड़ाया। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसे वक्त तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ रहा हूँ। तुमने अब से 25 घंटे पहले दुश्मनों की मक्कारियों का एक वसीला बनाया था। इस वसीले से हम पर सख्त इल्ज़ामात आयद करके इदारे को बंद करने का फैसला कर चुके थे। ऐसा ना कहो, अपने दिल से नाराज़गी दूर कर दो। यहाँ आकर बाबा साहब के इदारे को जारी करो। हम पहले से ज़्यादा उस इदारे को सहूलतें फराहम करेंगे। उस इदारे के लिए और ज़्यादा ज़मीनें अलॉट करेंगे। हमने तुम्हारे मुल्क में बाबा साहब के इदारे की एक शाख कायम की थी। हमारे ये तजुर्बा नाकाम रहा है। नाकामी के बाद इसी तजुर्बे को दोहराना सरासर हमाकत है। हमने तुम्हारी ट्रांसफार्मर मशीन ख़त्म कर दी, उसका नक्शा भी जला दिया है। अगर उसका नक्शा तुम्हारे किसी मैकेनिक के जहन में महफूज है तो फिर जाओ वो मशीन तैयार करो। हमारे पास एंटी टेलीपैथी की दवा का स्टॉक है। तुम मशीन बनाते बनाते नहीं थकोगे, हम मशीन मिटाते मिटाते नहीं थकेंगे। मैं उनके दिमागों से चलाया। हम जानते थे कि जब ऐसा होगा तो वो बुरी तरह फंस जाएंगे। पहले वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए तमाम बड़े ममालिक के अफराद से गुफ्तगू करते थे। अब उनकी ख्याल ख्वानी के पर जल गए थे। वो टेलीफोन, फैक्स और ईमेल के ज़रिए दूसरे ममालिक के अकाबरीन से बातें करने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हारी टेलीपैथी जानने वाले हमसे ख्याल ख्वानी के ज़रिए रब्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? चीन के आला अफसर ने कहा, अपने टेलीपैथी जानने वालों से कहो कि हमारे दिमागों में आकर बात करें। उन्होंने कहा, तुम हमारी टेलीपैथी जानने वालों को अपने दिमागों में बुला रहे हो। हम भी तुम्हारी टेलीपैथी जानने वालों को बुलाना चाहते हैं, लेकिन अब हम एक दूसरे से अपनी कमज़ोरियाँ नहीं छुपा सकेंगे। यह हकीकत सभी तस्लीम करेंगे कि सभी दोस्त और दुश्मन टेलीपैथी के इल्म से महरूम हो चुके हैं। उस चीनी आला अफसर ने फ़ोन बंद कर दिया। ये मालूम हो गया कि मैं तमाम टेलीपैथी जानने वालों से इंतकाम ले चुका हूँ। अब सभी को इंतज़ार था कि इस महरूमी का रद्द-ए-अमल क्या होने वाला है। अलीज़ा खिड़की के पास खड़ी हुई सोच रही थी। वो पोरस के साथ काम शुरू करते ही बड़ी अच्छी कारकर्दगी के मुजाहरे करती रही थी। अब ये इत्तला मिली थी कि दूसरों की तरह वो भी टेलीपैथी के इल्म से महरूम होने वाली है। उसे अपनी जहानत और अपनी बेहतरीन सलाहियतों पर एतमाद था। वो टेलीपैथी के बगैर भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती थी। बस एक बात खटकती थी कि वो पहले की तरह तेज़ी और फुर्ती से मुश्किल मराहिल को आसान नहीं बना सकेगी। उसकी कारकर्दगी किसी हद तक मुतासिर होगी। पोरस ने उसके करीब आकर कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्यों उदास हो। टेलीपैथी के गैर मामूली इल्म से महरूम होने वाली हो। मुझे इस इल्म से महरूम होने का दुख नहीं है, बस ज़रा एक तशवीश सी है। तो मेरे अंदर आकर मेरे दिल की बातें समझ सकते हो। वो बोला, अब ये इल्म हमारे अंदर थोड़ी देर का मेहमान है, किसी वक्त भी हमारे अंदर से चला जाएगा। मैंने कभी कभी तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़े हैं। तुम मुझे चाहती हो, मेरे लिए तुम्हारे अंदर जज्बे मचलते हैं। मैंने सोचा था फुर्सत मिलेगी तो हम एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आएंगे। अब शायद वो घड़ी आ गई है। उसने उसकी गुदास बाहों को थाम लिया। वो एकदम से खिंची चली आई, उसकी आगोश में डूब गई। कहने लगी, हर लड़की ये चाहती है कि उसका चाहने वाला उसके चोर जज्बों को ना समझे। लड़कियां बेनियाजी दिखाकर न्याज हासिल करती हैं। टेलीपैथी की यही खराबी है। ख्याल ख्वानी करने वाला महबूब छुपे हुए चोर जज्बों को पढ़ लेता है। चलो अच्छा है, आइंदा तुम मेरे चोर जज्बों को नहीं पढ़ सकोगे। अब तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं रही। देख लो, मैं तुम्हें अमली तौर पर पढ़ रहा हूँ। वो शर्माने लगी। पोरस ने उसे दोनों बाजू में उठा लिया। ऐसा हसीन बोझ उठाने के बाद मर्द को गिरना नहीं चाहिए, मगर वो गिरता ज़रूर है। 3J स्कॉटलैंड से फ़रार होने के बाद फ्रांस के साली इलाके में आए थे, फिर वहाँ से इटली पहुँच गए थे। बहुत अरसा पहले उन्होंने इसी मुल्क में गर्दा झील के किनारे तवील अरसे तक रिहाइश इख्तियार की थी। गुमनाम रहने के बाइस दुश्मनों से महफूज रहते थे। वो अपने लिए यही मुल्क मुनासिब जगह समझते थे, इसलिए दोबारा यहाँ आ गए। उन्होंने वहाँ पहुँचने के बाद इत्मीनान से ख्याल ख्वानी की। स्कॉटलैंड यार्ड वाले उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। उन्होंने बड़े जालिमाना अंदाज में उन तीनों को कैदी बनाकर रखा था। उनमें से एक जे काफू ने वहाँ के DG को मुखातिब करते हुए कहा, हेलो, मैं 3J का एक जे काफू बोल रहा हूँ।
तुमने हमें गुलाम बनाकर बहुत बुरा सलूक किया था। ये भूल गए थे कि कभी हमारा भी पलड़ा भारी होगा। तुमने देख लिया कि हमने कितनी जहानत और हाजिर दिमागी से तुम्हारी तमाम जंजीरों को तोड़ा है। अब हम तुमसे इंतकाम लेने के लिए आज़ाद हैं। अब तुम हमारे गुलाम बनोगे। बहुत बेवकूफ़ हो। हमें कमज़ोर समझकर धमकियां दे रहे हो। शायद तुम नहीं जानते कि हमारी ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। हमने ज़ाउकम कोबरा जैसे जहरीले ख्याल ख्वानी करने वाले को अपना मामूल बना लिया। उसके ज़रिए मार्ली के किले में पहुंच गए। हम जल्दी उस किले से दूसरे तमाम टेलीपैथी जाने वालों को भगा देंगे। जे फ्लो ने कहा, ज़ाउकम कोबरा होगा कोई शहज़ोर टेलीपैथी जाने वाला? हमारी दुनिया में ऐसे शहज़ोर आते रहते हैं और कमज़ोर होकर दुनिया से जाते रहते हैं। हम तुम्हारे साथ उसे भी फना कर देंगे। जे सामू ने कहा, हमने मार्ली के किले के सिलसिले में बहुत कुछ सुना है। वहाँ टेलीपैथी जाने वालों की भीड़ लगी रहती है। हमारी नज़रों में उस किले की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तो तुम्हारी है। हम अभी तुम्हें अजियतें देकर मार डालेंगे। अपने मार्शल T2 और कमांडर हाइड से कहो वो तुम्हारी हिफाजत करें। एक टेलीपैथी जाने वाला उससे डीजी का बॉडीगार्ड था। डीजी ने उसके ज़रिए मार्शल T2 और कमांडर हाइड को बुलाया। उनसे कहा, 3J मुझे अभी मार डालने की धमकी दे रहे हैं, फ़ौरन मेरे अंदर आओ। 3J ने उन्हीं लम्हात में डीजी के अंदर जलजला पैदा किया। वो चीखता हुआ कुर्सी से उछलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगा। मार्शल T2 और कमांडर हाइड ने उसके अंदर आकर चीखते हुए कहा, 3J हमारा डीजी टेलीपैथी नहीं जानता है, योगा का माहिर नहीं है। इसे हलाक करना बुज़दिली है। हमारे अंदर आओ, हमसे मुकाबला करो। तुम लोगों ने हमें गुलाम बनाकर यूं समझो कि बुज़दिल बना दिया है। हम बुज़दिली दिखा रहे हैं, तुम शहज़ोरी दिखाओ, अपने डीजी को बचा लो। मार्शल T2 ने कहा, तुमने इसके अंदर जलजला पैदा करके इसके दिमाग को कमज़ोर बना दिया। अब हम इस पर पूरी तरह कब्जा नहीं जमा सकेंगे। तुम चालाकी ना दिखाओ, इसे छोड़ दो। हम इसकी जान बख्शी के लिए समझौता करना चाहते हैं। कैसा समझौता करोगे? हमारे साथ जो बुरा सलूक किया गया, कि उसकी तलाफ़ी कर सकोगे? इंतकाम की आग तो इंतकाम लेने से ही बुझेगी। जे फ्लो और जे सामू उन्हें बातों में उलझा रहे थे। जे काफू डीजी के अंदर रहकर महसूस कर रहा था कि उसकी दिमागी तकलीफ कुछ कम हो रही है। उसने उसके हाथों को हरकत दी। उसके लिबास से एक रिवॉल्वर निकाला। फिर एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर मार्शल T2 पर गोली चला दी। वो गोली खाते उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। कमांडर हाइड दम बखुद रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि अपना ही डायरेक्टर जनरल अपने ही मार्शल को गोली मारेगा। फिर फ़ौरन ही अकल आई कि 3J उसके अंदर रहकर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी हिफाजत के लिए डीजी के हाथ से रिवॉल्वर गिराता, डीजी ने उस पर भी गोली चला दी। फायरिंग की आवाज़ें दूर तक गई थीं। कई सुरागरसा और मुसल्लह गार्ड्स दौड़ते हुए आ रहे थे। उन सब ने डीजी, मार्शल T2 और कमांडर हाइड को फर्श पर बहुत ही बुरी हालत में देखा। डीजी जैसे बहुत बीमार था, तकलीफ से करा रहा था। मार्शल T2 मर चुका था। कमांडर हाइड गहरे गहरे सांस ले रहा था। उसके सांस उखड़ रहे थे। कई टेलीपैथी जाने वाले उसके अंदर आ गए थे। वो कह रहा था, 3J से होशियार रहो। वो डीजी के अंदर रहकर तुम्हें भी इसी तरह हलाक करना चाहेंगे। सबसे पहले डीजी को काबू में करो। ऐसा कहते कहते कमांडर हाइड ने दम तोड़ दिया। वह तमाम टेलीपैथी जाने वाले दूसरे तमाम ओहदेदारों को खतरे से आगाह करने लगे। उन ओहदेदारों ने कहा, फरहाद ने चैलेंज किया था कि हमसे ट्रांसफार्मर मशीन छीन लेगा। अब ये 3J मौत बनकर हम पर नाजिल हो गए हैं। हम पर बहुत बुरा वक्त है। तुम तमाम टेलीपैथी जाने वाले ही हमारी और ट्रांसफार्मर मशीन की हिफाजत कर सकते हो। डीजी की दिमागी तकलीफ कम हो गई थी। वह 3J की मर्जी के मुताबिक फर्श से उठकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। उनसे कहने लगा, मेरे इस टेलीपैथी जाने वाले बॉडीगार्ड ने मेरे दिमाग पर कब्जा जमा लिया है। मेरे अंदर से 3J को भगा दिया। अब हमें सबसे पहले अपनी मशीन की फिक्र करनी चाहिए। मुझे अभी उस तहखाने में ले चलो। एक टेलीपैथी जाने वाले सुरागरसा ने पूछा, आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? हम सब उसकी हिफाजत करें। डीजी ने कहा, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तुम्हारे हिफाजती इंतजामात देखकर खुश होना चाहता हूँ। सॉरी सर, मशीन के करीब हमारी सिर्फ 6 टेलीपैथी जाने वाले ही जा सकती हैं। किसी और को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो सख्त लहजे में बोला, मैं तुम्हारा डायरेक्टर जनरल हूँ। तुम्हें मेरे इस हुक्म की तामील करनी चाहिए। सॉरी सर, आप ज़बरदस्ती अपना हुक्म मनवाएंगे तो हम यही समझेंगे कि फरहाद और 3J ने आपको अपना आलाकार बना लिया। वो गुस्से से बोला, तुम बकवास कर रहे हो। मुझे डीजी के फ़राइज़ अदा करने से रोक रहे हो। मैं तुम जैसों को नाफरमानी की सज़ा दे सकता हूँ। ये कहते उसने फायर किया। एक नाफरमान टेलीपैथी जाने वाले को मार डाला। एक मुसल्ला गार्ड ने डीजी के हाथ पर फायर किया। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूटकर गिर पड़ा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट डीजी ने कहा, इसका ब्रेन वॉश करो, इसके अंदर से दुश्मनों को निकालो, तब तक इसे सख्त निगरानी में रखो। उन्होंने ज़ाउकम कोबरा को कैदी बनाने के बाद उस पर तनवीमी अमल किया था, फिर उसे मामूल बना लिया था। ये नहीं जानते थे कि उसके जहरीले दिमाग पर तनवीमी अमल का असर आर्जी होगा। उसे एक बंगले में कैदी बनाकर रखा गया। वो लोग मुतमईन थे कि वो मामूल बन चुका है, फिलहाल उनके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। वो सब वक्फे वक्फे से कोबरा के अंदर आते थे। वो अपने चोर ख्यालात के जरिए उन्हें यही तासुर देता कि वो उनका मामूल बन चुका है।
वो उनकी सोच की लहरों को महसूस कर लिया करता था। जब वो चले जाते तो वो आज़ादी से ख्याल ख्वानी करने लगता। स्कॉटलैंड यार्ड में जिस अहदेदार और सुरागरसां के अंदर जगह मिलती थी वो उसके अंदर पहुंच जाता। उनके ज़रिए वहाँ के बहुत से राज मालूम करता रहता। ऐसे वक्त उसे मालूम हुआ कि 3J ने DG को आलाकार बनाकर उनके सबसे अहम टेलीपैथी जाने वाले मार्शल T2 और कमांडर हाइड को मार डाला। कोबरा ने चुपके चुपके जितने आलाकार बनाए थे अब उनके ज़रिए वहाँ तकरीबी कार्रवाई करने लगा। उसने एक बड़े अहदेदार के दिमाग पर कब्जा जमाकर कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। मैंने मशीन को छीन लेने का चैलेंज किया था, उसे छीन लेने के लिए आया हूँ। एक टेलीपैथी जाने वाले ने कहा, अच्छा तो तुम फरहाद हो। थोड़ी देर पहले DG के दिमाग में खुद को 3J कह रहे थे। कोबरा ने कहा, मैं तुम्हारे DG के दिमाग में नहीं गया था, वो यकीनन 3J थे और अब भी वह तुम लोगों के दरमियान मौजूद होंगे। तुम पर 2 तरफ से हमले हो रहे हैं, अपनी मशीन को बचा नहीं पाओगे। कोबरा ने उस अहदेदार के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाकर एक मुसल्ला गार्ड से उसकी गन छीन ली। फिर उस गन से फायर करने लगा। कितने ही अफराद फायरिंग की जद में आने लगे। एक टेलीपैथी जाने वाले ने उस अहदेदार को गोली मार दी। 1 मिनट के अंदर उनके 3 टेलीपैथी जाने वाले और 5 अहम अहदेदार मारे गए। वो सब परेशान हो गए। 3J भी इसी तरह अपने आलाकारों के जरिए हमले कर रहे थे। इस मुख्तसर से वक्त में उनके कई अहदेदारों के अलावा 10 टेलीपैथी जाने वाले मारे गए थे। ये बहुत बड़ा नुकसान था। अब उन टेलीपैथी जाने वालों को अपनी सलामती की फिक्र हो गई थी। उन्होंने ख्याल ख्वानी के जरिए एक दूसरे से कहा, अब हमें किसी भी मुसल्ला गार्ड और अपने अहदेदारों के सामने नहीं आना चाहिए। दुश्मन उन्हें आलाकार बनाकर हम सबको ख़त्म कर देना चाहते हैं। दूसरे ने कहा, हम भी दुश्मनों की तरह रूपोश रहकर अपने अहदेदारों की हिफाजत करेंगे, उन्हें मशीन तक नहीं पहुंचने देंगे। यह सब टेलीपैथी की दुनिया का आखिरी खेल था। वो अंजाम से बेखबर होकर खेल रहे थे। ऐसे ही वक्त उन्हें पता चला कि वो ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहे हैं। उन्होंने कई बार ख्याल ख्वानी की कोशिश की और नाकाम होते रहे। दूसरी तरफ जे काफू, जे फ्लो और जे सामू भी अचानक ही इस इल्म से महरूम हो गए। वो नहीं जानते थे कि वो पोरस के ज़ेर असर रहते थे। एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे करने वालों को उनका पता ठिकाना मालूम हो गया था। उन्होंने वहाँ भी दवा स्प्रे की थी। वह तमाम ज़बरदस्त टेलीपैथी जाने वाले इस इल्म के बगैर ऐसे खोखले हो गए थे जैसे जिस्म रह गया हो, जान निकल गई हो। अब वो बेजान लाशों की तरह जैसे अपनी कब्रों से उठकर चल फिर रहे थे। अब अपनी किसी गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा नहीं कर सकते थे। ज़ाउकॉम कोबरा ने कुदरती तरीक़ों पर अमल करते हुए बरसों की मेहनत से टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था। उस पर दवा ने असर नहीं किया। वो स्कॉटलैंड यार्ड के एक टेलीपैथी जाने वाले के अंदर आसानी से पहुंच रहा था और हैरानी से पूछ रहा था, तुम सब अचानक ही ख्याल ख्वानी से कैसे महरूम हो गए हो? एक सुरागरसा ने कहा, हम भूल गए थे कि बहुत अरसा पहले पोरस ने एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे की थी और कितने ही टेलीपैथी जाने वालों को ख्याल ख्वानी से महरूम कर दिया था। आज भी यही हो रहा है। कोबरा दिल खोल कर कह लगाने लगा, तुम सबका मसनूई इल्म आखिर फना हो गया। मुझे देखो, इस दवा ने मुझ पर कोई असर नहीं किया और ना ही कभी असर करेगी। मैं पहले ही कहता था कि मैं नाकाबिल शिकस्त हूँ, कोई मुझे शिकस्त नहीं दे सकेगा। मैंने वहाँ के बाकी आला अहदेदारों को मुखातिब किया, हमने तुम्हारे साथ नेकी की थी, तुमने ख्वामखा हमसे दुश्मनी की। इसका नतीजा देख रहे हो। टेलीपैथी का इल्म जिस तरह तुम्हें दिया गया था उसी तरह छीन लिया गया। अब तुम एक भी टेलीपैथी जाने वाला पैदा नहीं कर सकोगे। तमाम योगा जाने वाले सुरागरसां तेज़ी से दौड़ते हुए अपनी ट्रांसफार्मर मशीन की तरफ जाने लगे। वहाँ पहुँचकर मालूम हुआ कि जो 6 टेलीपैथी जाने वाले उस मशीन की हिफाजत कर रहे थे वो भी ख्याल ख्वानी से महरूम हो गए थे। हमने उन्हें आलाकार बनाया था। उन्होंने हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ट्रांसफार्मर मशीन के एक पुर्जे को नाकारा बना दिया था और उसके नक्शे को जला डाला था। वह सब झाग की तरह बैठ गए। अब तक बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहे थे, अब बहुत ही पस्ती में आ गिरे। कोबरा ने कहकर लगाते हुए कहा, अब यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही एक टेलीपैथी जाने वाला रह गया हूँ। यहाँ अंडरवर्ल्ड में जो टेलीपैथी जाने वाला गॉडफादर था वो भी इस इल्म से खाली हो गया होगा। मैं अभी जाकर अंडरवर्ल्ड के हालात मालूम करूँगा। अब तुम सब के दिमागों पर हुक्मरानी करने से कोई मुझे नहीं रोक सकेगा। वो ख्याल ख्वानी के जरिए अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर को तलाश करने लगा। पोरस बहुत पहले ही कैरी ग्रांट को ख़त्म करके वहाँ का गॉडफादर बना हुआ था। अब वो भी अलीज़ा के साथ ख्याल ख्वानी से महरूम हो गया था। उसने एक बार टेलीपैथी के जरिए कोबरा से गुफ्तगू की थी। अब कोबरा ने उसके अंदर आकर उसे मुखातिब किया, हेलो मिस्टर गॉडफादर, क्या अब भी ख्याल ख्वानी कर सकते हो? क्या मुझे अपने दिमाग से भगा सकते हो? पोरस ने कहा, मैं ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता मगर तुम्हें लात मारकर भगा सकता हूँ। गेट लॉस्ट। उसने सांस रोक लिया। कोबरा उसके दिमाग से निकल आया। वो समझ गया कि उसके दिमाग में नहीं जा सकेगा। फिलहाल ये बात इत्मीनान बख्श थी कि वो गॉडफादर पोरस टेलीपैथी नहीं जानता है। वो फिर किसी वक्त उससे निमट लेगा। मैंने और सोनिया ने कोबरा की लालमी में उसे एपनाटाइज किया था और उसे मामूल बनाया था। हम ये जानते थे कि उसका जहरीला दिमाग चंद घंटों के बाद तनवीम अमल के असर से निकल आता है। हम ये हमारे मातियत 6 घंटे बाद उसी तनवीम अमल को उसके अंदर दोहराते रहते थे।
उधर पिछले 30 घंटों से हम ज़मीन पर उतरने फिर इंतकामी कार्रवाई करने के सिलसिले में मसरूफ़ हो गए थे। कोबरा की तरफ तवज्जो नहीं दे सके। इस तरह वो खुशकिस्मती से हमारी तनवीमी अमल के असर से भी निकल चुका था। वाइजमैन अमेरिका का बागी टेलीपैथी जाने वाला था। ट्रांसफार्मर मशीन का माहिर मैकेनिक था। उसने फ्रांस में ये मशीन तैयार की थी। वहाँ कई टेलीपैथी जाने वाले पैदा किए थे। उसने टेलीपैथी की दुनिया में अभी पूरी तरह कुव्वत हासिल नहीं की थी। इसके बावजूद हमारे दुश्मनों में शामिल हो गया था। उसने भी फ्रांस के तमाम रनवेज को सील कर दिया था। हमारी तैयारी को वहाँ उतरने से रोकने वाला था। सोनिया ने उसे समझाया था कि उस जैसे तिफले मकतब को हमसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फ्रांस के अकाबरीन एक तवील मुद्दत से बाबा साहब के दायरे को नापसंद करते आए थे और उसे अपने मुल्क से उखाड़ फेंकना चाहते थे। चीन में हमारे उस नए अदारे के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उन्हें भी शह मिल गई। उन्हें यह मुश्किल मरहला आसान दिखाई दिया। वो उस त्यारे में मुझको और सोनिया को, जनाब अब्दुल्ला वास्ती और इदारे के अहम अफराद को ज़मीन पर उतरने से पहले ही हलाक कर सकते थे। बाबा साहब के दायरे की आधी कुव्वत ख़त्म कर सकते थे। बाकी आधी कुव्वत को दूसरे बड़े ममालिक की मदद से ख़त्म कर सकते थे। अब नाकाम होकर समझ रहे थे कि वो इस इदारे को नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, कभी इस इदारे के करीब भी नहीं जा सकेंगे। मैंने वाइजमैन के दिमाग में आकर कहा, कहाँ गई तुम्हारी ख्याल ख्वानी की उड़ान? तुम खुद को टेलीपैथी का पुराना खिलाड़ी समझ रहे थे कि अब ये खेल खेल सकते हो? वो परेशान होकर बोला, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे करोगे। इस दवा से तुम्हारे टेलीपैथी जाने वालों को भी नुकसान पहुंचेगा, लेकिन तुमने अपने नुकसान की परवाह किए बगैर हम सब से ये इल्म छीन लिया है। हाँ, हमारा ये फैसला है कि सिर्फ कुदरती तौर पर टेलीपैथी के इल्म हासिल करने वाले इस दुनिया में रहेंगे। आइंदा ना मशीनें रहेंगी और ना ही मशीन से पैदा होने वाले दोस्त और दुश्मन रहेंगे। तुम ये कहना चाहते हो कि हमारी ट्रांसफार्मर मशीन भी तबाह कर दोगे? वो तो हम कर चुके हैं। तुम्हारे जितने टेलीपैथी जाने वाले इस मशीन की निगरानी कर रहे थे, उन्होंने खुद ही इस इल्म से महरूम होकर हमारे आलाकार बनकर उस मशीन को नाकारा बना दिया और उसके नक्शे को जला डाला है। उससे क्या होता है? वो नक्शा मेरे जहन में महफूज है। तुम इस दुनिया में रहोगे तो नक्शा रहेगा। वह चौंक कर बोला, क्या तुम मुझे मार डालोगे? मैं तुम्हारी हलाकत का इल्ज़ाम अपने सर नहीं लूँगा। ज़ाउकॉम कोबरा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और पूरे यूरोप में अपनी टेलीपैथी के जरिए छा जाना चाहता है। वो भी तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे मुकद्दर में मौत होगी तो मरोगे, वरना कोबरा के गुलाम बनकर रह जाओगे। कोबरा तो खुशी से पागल हो रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन तमाम टेलीपैथी जानने वाले मर जाएंगे और वह तन्हा सारी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए जिंदा रहेगा। वो एक ख्याल ख्वानी करने वाले मुखालिफ के दिमाग में जा रहा था और यकीन कर रहा था कि वाकई वो सब टेलीपैथी के बगैर खोखले हो चुके हैं। पहले वो अपने आसपास के मुखालफिन को टटोल रहा था। स्कॉटलैंड यार्ड के तमाम टेलीपैथी जाने वाले उसके आगे चूहे बन गए। फिर उसने वहाँ के अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर से रब्ता किया था। ऐसे वक्त पोरस ने उसे अपने दिमाग से भगा दिया। उसे ये तो मालूम हो ही गया था कि अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर पोरस भी टेलीपैथी से महरूम हो गया। आइंदा वो जब चाहेगा उससे निमट लेगा। उसके सबसे करीब पड़ोस में फ्रांस के टेलीपैथी जाने वाले थे। वो वाइजमैन के पास पहुंच गया। उसके ख्यालात पढ़कर बोला, अच्छा, अभी तुम फरहाद अली तैमूर से बातें कर रहे थे और उसने पेशगोई की है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो बहुत परेशान था। कहने लगा, हाँ, अब तो मैं बहुत मजबूर और बेबस हो गया हूँ। तुम्हारे रहमो करम पर हूँ। चाहो तो जिंदा छोड़ सकते हो और मुझे अपना मामूल बनाकर जिंदा रख सकते हो। वो उसके ख्यालात पढ़ रहा था और बोल रहा था, आज मुझे अपनी औकात से ज़्यादा खुशियाँ मिल रही हैं। इस खुशी में भूल गया था कि फरहाद भी कुदरती टेलीपैथी जानने वाला है। वो मेरे मुकाबले पर जिंदा है। ये बात तशवीशनाक है। पता नहीं उसकी फैमिली में और बाबा साहब के दायरे में और कितने कुदरती टेलीपैथी जाने वाले मौजूद हैं। वो तशवीश में मुब्तला होकर सोच रहा था। वाइजमैन ने पूछा, तुम खामोश क्यों हो? क्या मेरे चोर ख्यालात पढ़ रहे हो? मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, मुझे हलाक ना करो। मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। टेलीपैथी के बगैर मेरे किस काम आओगे? तुम जानते हो मैं ट्रांसफार्मर मशीन का मैकेनिक हूँ। उस मशीन का नक्शा मेरे जहन में महफूज है। मैं तुम्हारे लिए वो मशीन तैयार कर सकता हूँ। तुम अपनी एक टेलीपैथी जाने वाली फ़ौज तैयार कर सकते हो। मैंने बड़े बड़े ममालिक में टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज तैयार करने का तमाशा देखा है। मैं ऐसे तमाशे नहीं करूँगा। फिर भी तुम्हें एक ट्रांसफार्मर मशीन अपने पास रखनी चाहिए। वह मशीन किसी वक्त भी तुम्हारे काम आ सकती है। मुझ जैसा मैकेनिक तुम्हारा मामूल बनकर रहा करेगा। ऐसे वक्त फ्रांसीसी फ़ौज का एक आला अफसर वाइजमैन के पास आया। फिर गुस्से से बोला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारे टेलीपैथी जाने वालों ने ट्रांसफार्मर मशीन को तबाह कर दिया और वह सब ख्याल खोने के काबिल नहीं रहे हैं। वाइजमैन ने कहा, बाबा साहब के इदारे वालों ने बड़ी ज़बरदस्त इंतकामी कार्रवाई की है। दुनिया के तमाम टेलीपैथी जाने वालों को इस इल्म से महरूम कर दिया। अब किसी मुल्क में ट्रांसफार्मर मशीन भी नहीं रही है। तमाम मशीनें तबाह कर दी गई हैं। आला अफसर ने कहा, तुम तो माहिर मैकेनिक हो, क्या दूसरी मशीन तैयार नहीं कर सकोगे? क्या उनकी इंतकामी कार्रवाई का जवाब नहीं दोगे? वो बोला, इस वक्त मेरे दिमाग में फरहाद और बाबा साहब के दायरे का ज़बरदस्त दुश्मन ज़ाउकॉम कोबरा है। वो लोग कोबरा से टेलीपैथी के इल्म छीनने में नाकाम रहे हैं। आला अफसर ने कहा, यह सुनकर खुशी हो रही है।
कि बाबा साहब के दायरे का एक मुखालिफ टेलीपैथी जाने वाला भी मौजूद है। हम उसके ताउन से जवाबी कार्रवाई कर सकेंगे। कोबरा ने कहा, मैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस और यूरोप के तमाम ममालिक पर टेलीपैथी के जरिए इस तरह छा जाऊंगा कि फरहाद को फिर एक बार कदम कदम पर मुश्किलात का सामना करना होगा। वाइजमैन ने कहा, मैं अभी इत्मीनान से बैठकर उस मशीन का नक्शा तैयार करूं। शाम तक ये नक्शा तैयार हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि हमारी दुनिया में फिर इसी ट्रांसफार्मर मशीन का सिलसिला जारी रहे। मैंने उस आला अफसर के दिमाग पर कब्जा जमा कर कहा, गधे के बच्चे, तुम एक टेलीपैथी जाने वाले कोबरा को हम पर मुसल्लत करना चाहते हो। वो यहाँ से जितने टेलीपैथी जाने वाला पैदा करेगा उन सबको अपना गुलाम बनाता रहेगा। हमारी पूरी कौम उसकी गुलाम बन जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने ये कहते ही रिवॉल्वर निकालकर वाइजमैन को गोली मार दी। कोबरा ने उस आला अफसर से कहा, यू नॉनसेंस, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम अचानक इसे मार डालोगे। मैं इसे बचा ना सका, मगर तुम्हें भी अब बचना नहीं चाहिए। तुम भी इसके साथ जहन्नुम में जाओ। उसने उसे खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। अपनी महबूबा एनजी के पास आकर बोला, तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। हमारी दुनिया के तमाम टेलीपैथी जाने वाले नाबूद हो गए हैं। एनजी ने खुशी से और हैरानी से पूछा, ये कैसे हो गया? फरहाद ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे कराई थी। ट्रांसफार्मर मशीनों से ये इल्म हासिल करने वाले इस दवा के ज़ेरे असर आ गए। ख्याल ख्वानी से महरूम हो गए। सिर्फ फरहाद और शायद चंद टेलीपैथी जाने वाले रह गए हैं। मैं उनसे निमट लूँगा। वो खुश होकर बोली, तुम बहुत लकी हो। एक बात तस्लीम करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई हूँ तो तुम्हें ऐसी हैरत अंगेज़ कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। ये बताओ, मेरे पास कब आ रहे हो? मेरी जान, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। मेरा तो जी चाहता है अभी तुम्हारे पास आ जाऊँ, लेकिन अभी मुझे कई तरह के चैलेंज का सामना करना है। बाबा साहब के इदारे वाले मुझे एक टेलीपैथी जाने वाले दुश्मन को जिंदा नहीं रहने देंगे। वो बोली, हाँ, उनकी तरफ से हमेशा खतरा रहेगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। वो मेरे ज़रिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हारे दिमाग को लॉक कर चुका हूँ। कोई तुम्हारे अंदर नहीं आ सकेगा और ना ही ये मालूम कर सकेगा कि तुम कहाँ रहती हो। बहरहाल, मैं इस सिलसिले में फिर बातें करूँगा, अभी बहुत मसरूफ़ हूँ। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगा। अभी और कई दुश्मन थे। उनके पास जाने से सही हालात मालूम हो रहे थे। जैसे ये मालूम हुआ था कि अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर भी टेलीपैथी से महरूम हो चुका है, लेकिन बदस्तूर योगा का माहिर है। उससे निमटने में दुश्वारी होगी, मगर देखा जाएगा। फिर उसे ये मालूम हुआ था कि मैं वाइजमैन के पास गया था और उसकी मौत की पेशगोई की थी, और शायद मैंने ही उस आला अफसर के जरिए वाइजमैन को हलाक किया है। आइंदा भी बाबा साहब के इदारे वाले फ्रांस पर कड़ी नज़र रखेंगे, क्योंकि उनका इदारा इसी मुल्क में है। फिर उसने मिस्ट्री मैन के बारे में सोचा। वो भी टेलीपैथी से महरूम हो गया। दूसरों की तरह मिस्ट्री मैन भी टेलीपैथी से खाली हो गया था। बरसों से पुरस्कार बनकर रहने वाला अब पर्दे से बाहर आने वाला था। उसकी असलियत ये थी कि वह जर्मनी के वजारत खारजा में आला अफसर था। जर्मनी के एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ यूरोप है। यूरोप के बेशतर ममालिक रूस के मुखालिफ और अमेरिका के हमायती हैं। मिस्ट्री मैन रूस और अमेरिका के मुखालफिन और हमायतियों के दरमियान रहकर ज़बरदस्त सियासी खेल खेला करता था। आइंदा चीन के खिलाफ महाज बनाने के लिए मैडम माली के किले और जजीरे पर कब्जा जमाने की फिक्र में लगा हुआ था। हांगकांग के जनूब मगरिब में माली का वो किला और जजीरा फौजी नुक्ता नज़र से बहुत अहम था। इस पर कब्जा जमाकर अमरीकी फ़ौज अड्डा बना लेती तो चीन के लिए दुश्वारियां पैदा होती रहती। उसे यकीन था कि वो जल्द ही इस किले से दूसरे तमाम टेलीपैथी जानने वालों को भगा देगा, फिर अमेरिका से इस किले और जजीरे का सौदा करेगा। वो बहुत बड़ा सियासी गेम खेल रहा था। ऐसी वक्त टेलीपैथी से महरूम हो गया था और बुरी तरह बौखला गया था। बौखलाने और बदहवास होने वाली बात ही थी। दो ताकतों के दरमियान होने वाला सौदा अब नहीं हो सकता था। वो करोड़ों डॉलर्स की आमदनी से महरूम हो गया था। सबसे ज़्यादा तकलीफदेह बात यह थी कि अब वो बेनकाब होकर दुनिया वालों के सामने आने वाला था। चीन और अमेरिका के अलावा हम भी उसका असली चेहरा देखने वाले थे। वो बेचैन होकर अपनी रिहाइशगाह में इधर से उधर भागता फिर रहा था। सोच रहा था कि किस तरह खुद को पहले की तरह छुपा कर रख सकता है। अब ये राजदारी और पुरस्कारियत नामुमकिन हो गई थी। वो फ़ौरन ही अपनी कार में बैठकर तेज़ी से ड्राइव करता हुआ मिलिट्री अस्पताल में आ गया। उसे आर्मी के तमाम अफसरान और डॉक्टर वगैरह अच्छी तरह जानते थे। उसने चंद बड़े डॉक्टरों और अफसरों को बुलाकर कहा, मेरे लिए ख़तरात पैदा हो रहे हैं। टेलीपैथी जाने वाले मेरे दिमाग में आकर हमारे मुल्क के अहम राज मालूम करने वाले हैं। उनसे महफूज रहने का एक ही रास्ता है, मुझे कोमा में पहुंचा दो। आला अफसरान ने कहा, आप योगा के माहिर हैं, क्या उन्हें अपने अंदर आने से नहीं रोक सकेंगे? एक नहीं, बेशुमार टेलीपैथी जाने वाले दुश्मन हैं। वो यके बाद दीगरे आते रहेंगे। मैं कब तक सांस रोकता रहूँगा? उसने उन डॉक्टरों को और अफसरान को कायल कर दिया। उन्होंने अपने मुल्क के अहम राजों की हिफाजत की खातिर उसे कोमा में पहुंचा दिया। कोबरा उसके लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके दिमाग में पहुंचा तो वहां उसे जगह मिल गई। वो एक बेड पर बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो छत को तक रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसके अंदर सोच की एक लहर भी नहीं थी। कोबरा ने कहा, मिस्ट्री मैन, तुम तो बड़े मक्कार निकले।
मेरे आने से पहले ही कोमा में पहुंच गए। लेकिन कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने इसी तरह रहोगे? क्या इसी तरह मर जाओगे? मिस्ट्री मैन अभी खुद नहीं जानता था कि आइंदा किस तरह टेलीपैथी जानने वालों से महफूज रहेगा। वैसे वो आइंदा भी पुरस्कार बनकर रह सकता था, कभी मौका पाकर खुद पर तनवीमी अमल करा सकता था, अपना लबो लहजा और अपनी शख्सियत तब्दील कर सकता था। कोबरा ने चैलेंज किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे अंदर आता जाता रहूंगा, कभी तो कोमा से बाहर आओगे, फिर मैं तुमसे निमट लूंगा। वो नाकाम होकर वापस आ गया। दिमागी तौर पर हाजिर होकर हार्वे और बेकर ब्राइट के बारे में सोचने लगा। फिर सोचते सोचते उनके अंदर पहुंच गया। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोकने लगे। वो हंसने लगा, वक्फे वक्फे से उन दोनों के अंदर जाने लगा, कहने लगा, कब तक सांस रोकते रहोगे? वो सांस रोकते जा रहे थे। किसी को 10 मिनट और किसी को 20 मिनट तक सांस रोकने की आदत थी, लेकिन इसके बाद ज़रा देर सांस लेना ज़रूरी होता था। वो 2-4 सांस लेकर दोबारा ज़्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकते थे। कोबरा उनके पीछे ही पड़ गया, कहने लगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, अपने दिमागों को मेरे हवाले कर दो। वो मुसलसल सांस रोकते रोकते बेदम हो रहे थे। अगर ख्याल खोने की सलाहियत होती तो जवाबन उसके अंदर जाकर भी उसे सांस रोकने पर मजबूर करते। तब उसके लिए भी यही मसला दरपेश होता कि वो कब तक सांस रोकता रहेगा। लेकिन अब बाजी सिर्फ कोबरा के हाथ में थी, सिर्फ वही हमले कर रहा था। आखिर वो दोनों हाँपने लगे। कोबरा ने उनके दिमागों को हल्की सी तकलीफ पहुंचाई। वो तकलीफ से कराहने लगे। वो हंसते हुए बोला कि माली के किले में नहीं जाओगे? वहाँ टेलीपैथी के ज़बरदस्त खिलाड़ी बन रहे थे, बार बार मेरा रास्ता रोक रहे थे, अब क्या करोगे? हार्वे ने कहा, अब तो हम तुम्हारे शिकंजे में हैं। तुम ना आते तो फरहाद चलाता। हमें अपना बुरा अंजाम नजर आ रहा था। हमें अब तो मरना है या तुम में से किसी का गुलाम बनकर रहना। कोबरा ने कहा, मैं तुम्हें गुलाम बनाकर क्या करूंगा? तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मर मशीन नहीं है, तुम कभी टेलीपैथी नहीं सीख सकोगे। मैं तुम्हें गुलाम बनाकर कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकूंगा। तुम हमें ज़िंदा रखना चाहो तो फ़ायदा उठा सकते हो। तुमने माली के किले में देखा है, हम बहुत अच्छे मुंतजिम हैं, वहाँ के तमाम हालात से वाकिफ़ हैं। तुम हमें वहाँ मुंतजिम बनाकर रख सकते हो। वास्तव में बोला, तुम्हारे चोर ख्यालात बता रहे हैं कि तुम्हें आइंदा कभी टेलीपैथी इल्म हासिल करने की उम्मीद है। इस उम्मीद पर मेरे गुलाम बनकर रहना चाहते हो। इन बातों के दौरान में हार्वे और बेकर ब्राइट ने अपने अपने रिवॉल्वर निकालिए। कोबरा ने कहा, मुझे तुम्हारे जैसे गुलामों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उन्होंने उसकी सोच के मुताबिक एक दूसरे पर फायर किया। उसकी सोच की लहरें वापस आ गईं। वो उसके लिए बड़ी मुसरतों का दिन था। एक तो दुश्मन टेलीपैथी से महरूम हो गए थे, फिर ज़िंदगी से भी महरूम होते जा रहे थे। रूस में पारस ने एक डमी कोरोना के जरिए रास्पुटिन सोम को ट्रैप किया था, फिर उसे हिप्नोटाइज करके अपना मामूल बना लिया था। ऐसे वक्त उसे बाबा साहब के दायरे की तरफ से इतला मिली थी कि दूसरे टेलीपैथी जानने वालों के साथ वो भी दूसरे दिन इस इल्म से महरूम होने वाले। पारस ने सानी से वादा किया था कि रास्पुटिन को ट्रैप करने के बाद उसके पास अमेरिका आएगा। अब ये वादा पूरा करने का वक्त आ गया था। रूस में तमाम टेलीपैथी जानने वालों की मसरूफियात ख़त्म होने वाली थी। कोरोना, तेजपाल, बैजोन, जोसेफ विस्की सभी अपनी अपनी रहायशगाहों में छुपे हुए थे। कोरोना बहुत खुश थी। उसने तेजपाल को अपना मामूल और महकूम बना लिया था। उसे ख्वाबों की ताबीर मिल रही थी। एल्पा तो एक छोटे से मुल्क की हुक्मरान बन गई थी। वह बहुत ही वसी और इस मुल्क रूस की हुक्मरान बन गई थी। पारस ने ख्याल ख्वानी के जरिए पूछा, क्या कर रही हो? वह मुस्कुराकर बोली, तुम्हें याद कर रही हूँ। तुम बड़े हरजाई हो, मेरे पास आने का वादा करते हो मगर आते नहीं हो। मैं अपना वादा पूरा करने के लिए अभी आ रहा हूँ। अपने घर के और दिल के दरवाजे खुले रखो। वो खुश होकर बोली, क्या सच कह रहे हो? अभी आ रहे हो? हाँ, घड़ी देखती रहो, 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। वो उसके दिमाग से निकल गया। वो तेज़ी से सोचने लगी, हर अहम मरहले पर कामयाबियाँ हासिल कर चुकी हूँ। तेजपाल को गुलाम बनाकर रूस की बेताज मलका बन चुकी हूँ। अब एक पारस रह गया। वो अपनी फितरत से मजबूर होकर सोच रही थी, पारस को भी अपना मामूल बना ले तो लामहदूद कुव्वतों की मालिक बन जाएगी। वो पारस को चाहती थी मगर उसकी बर्तरी नहीं चाहती थी। किचन में खाने पीने की चीज़ें थीं, मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात थे। वो किसी में भी असाबी कमज़ोरी की दवा मिलाकर उसे पारस के हलक से उतार सकती थी। ऐसे वक्त वह भूल गई थी कि पारस जहरीला है और उस पर ऐसी दवाएं असर नहीं करती हैं। ये भूलने के बावजूद उसने एहतियातन अपना पिस्तौल लोड कर लिया। उसने सोचा अगर पारस खाने पीने से इनकार करेगा तो वो उसे गोली मारकर ज़ख्मी कर देगी। पारस ने उस पर बेशुमार एहसानात किए थे, उसे कितनी ही मुसीबतों से निजात दिलाई थी। ख़तरनाक दुश्मनों के मुकाबले में उसे बरतर रखा और अब उसे रूस की बेताज मलका बना चुका था। लेकिन जो खुदगर्ज और तोता चशम होते हैं वो कभी एहसानात को याद नहीं रखते, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना मजाज बदलते रहते हैं। उसकी और एल्पा की एक जैसी फितरत थी। पारस ने एल्पा पर भी बेशुमार एहसानात किए थे, लेकिन वो हमेशा उसे डसती रही थी और अपने बुरे अंजाम को पहुंचती रही थी। पारस उसके पास आ गया।
उसे देखते ही वो मोहब्बत से दौड़ती हुई आई, फिर उसके गले का हार बन गई। ऐसी औरतें इस तरह गले का हार बनकर गला काटती हैं। वो उसे चूमने लगी, अपनी अदाओं से दीवाना बनाने लगी। वो बोला, ऐसी भी क्या दीवानगी है, ज़रा ठहर ठहर कर मोहब्बत करो और बातें भी करती रहो, मुझे सांस तो लेने दो। वो बोली, तुम बहुत अरसे बाद मेरे पास आए हो, आज सिर्फ प्यार होगा, बातें नहीं होंगी। उसने पूछा, क्या ज़रूरी बातें भी नहीं होंगी? मैंने कहा ना, सिर्फ मोहब्बत होगी, कुछ ना बोलो, मोहब्बत से मुझे तोड़ फोड़ कर रख दो। क्या अपने मतलब की भी बात नहीं सुनोगी? नहीं सुनूंगी, मोहब्बत मोहब्बत, अब सिर्फ मोहब्बत। क्या उस ओल्ड मैन को अपना मामूल नहीं बनाओगी? वो एकदम से अलग होकर हैरानी से बोली, क्या तुम उसे मेरा मामूल बना सकते हो? नहीं, जाने दो, अभी सिर्फ मोहब्बत करो। वो उसे झिंझोड़ कर बोली, नहीं, तुम बहुत बाकमाल हो, बहुत अजीबोगरीब हो, नामुमकिन को मुमकिन बना देते हो। मुझे बताओ, मैं उसे किस तरह मामूल बना सकती हूँ? यूँ समझो उसे मामूल बना चुकी हो। मैं उसका वो मखसूस लबो लहजा सुना रहा हूँ, जिसके ज़रिए उसके अंदर पहुँचोगी तो वो तुम्हें महसूस नहीं करेगा। पारस ने जिस मखसूस लबो लहजे के ज़रिए रास्पुटीन के दिमाग को लॉक किया था, वो लहजा उसे सुनाया। इसे जहन नशीन करते हुए वो उसके अंदर पहुंच गई। मारे खुशी के उससे लिपट कर बोली, तुम जादूगर हो, मैं अब तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। वो फिर रास्पुटीन के अंदर पहुंच गई, उसके ख्यालात पड़ने लगी। फिर उसने कहा, हेलो रास्पुटीन, मैं बोल रही हूँ, मुझे पहचान रहे हो? उसने चौंक कर दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया, फिर पूछा, तुम कोरोना, तुम मेरे अंदर बोल रही हो? हाँ, तुम मुझे अपनी कनीज बनाने की फिक्र में थे, अफसोस मेरे गुलाम बन गए हो, अब सारी जिंदगी मेरे तलवे चाटते रहोगे। वो सर झुकाकर बोला, अब मुझे याद आ रहा है, तुमने एक डमी कोरोना के जरिए मुझे ट्रैप किया है। तुमने बड़ी मकारी दिखाई है। तुम नादान बच्चे नहीं हो, खुद को शहज़ोर और नाकाबिले शिकस्त कहते हो, फिर एक औरत से क्यों मात खा गए? वह एक सर दाह भर कर बोला, सच है कि आदमी मौत से लड़ सकता है, मुकद्दर से नहीं लड़ सकता। आज मैंने मात खाई है, कभी तुम्हें भी मुकद्दर के जूते पड़ेंगे। तुम सरदाह भरते रहो और अपनी गुलामी पर कुड़ते रहो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आऊँगी। वो पारस के पास दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, तुम मेरा दिल हो, मेरा दिमाग हो, मेरी लामहदूद ताकत हो, मैं अब तुम्हें जुदा नहीं होने दूंगी। क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं, कुछ खाने का मूड नहीं है। तो फिर पीने का मूड बनाओ। ऐसी सख्त सर्दी में गर्मा गर्म कॉफ़ी पीना चाहिए, मैं अभी कॉफ़ी लाता हूँ। पारस ने अचानक ही उसे एक ज़ोरदार तमांचा रसीद किया। वो उलटकर उसके पास ही बिस्तर पर गिर पड़ी। फिर फौरन उठकर हैरानी से बोली, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझ पर हाथ उठा सके। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? ये गुस्सा बर्दाश्त कर रही हूँ, तुमने मुझे क्यों मारा है? मैं कदम कदम पर तुम्हें कामयाबियों से हमकनार कर रहा हूँ, तो क्या इसके बदले तमांचा नहीं मार सकता? बकवास मत करो, मैं इस दिन के लिए कभी किसी को बरतर नहीं रहने देती। मर्द अपना माल समझकर औरत को मारने पीटने लगता है। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बर्तरी पसंद नहीं है, आज तुम मुझे कमतर बनाना चाहती हो, मगर ये क्यों भूल रही हो कि ज़रा आसान दवाएं मुझ पर असर नहीं करती हैं। तुम ट्रेन में सफ़र के दौरान देख चुकी हो। उसे याद आया कि ट्रेन में उसने जो पानी पिया था उसमें दवा मिली हुई थी, उस दवा ने उस पर कोई असर नहीं किया था। ये याद आते ही वो उछलकर बिस्तर से उतर गई, दौड़ती हुई एक मेज़ के पास आई, फिर इसकी दराज खोलकर भरे हुए पिस्तौल को निकाल लिया। फिर उसका निशाना लेती हुई बोली, दवा से बच जाते हो, गोली से कैसे बचोगे? वह मुस्कुराकर बोला, गोली मारने की क्या ज़रूरत है, आंख मार दो, मैं मर जाऊंगा। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, बहुत कीमती हो, मैं तुम्हें सिर्फ ज़ख्मी करूंगी, उसके बाद सारी ज़िंदगी तुम्हें अपना गुलाम बना कर रखूंगी। तुम जानती हो कि मैं नामुमकिन को मुमकिन बना देता हूँ, तुम भरा हुआ पिस्तौल हाथ में लेकर भी मुझे ज़ख्मी नहीं कर सकोगी। उसने अच्छी तरह निशाना लेकर गोली चलाई। वो गोली पारस के करीब से गुजर गई, दूसरी गोली तकिए में पेवस्त हो गई। उसने संभल कर दोनों हाथों से पिस्तौल को थामकर सही निशाना लिया, फिर भी तीसरी गोली उसे न लगी, उसके करीब से गुजर गई। उसने पूछा, क्या मुझसे मिलने की खुशी में पटाखे छोड़ रही हो? बाहर तक फायरिंग की आवाज़ जारी होगी, क्यों भीड़ लगाना चाहती हो? लाओ वो पिस्तौल मुझे दो। कोरोना ने बेख्तियार पिस्तौल उसकी तरफ उछाल दिया। वो उसे कैच करते हुए बोला, तुम्हारी जैसी जलील और खुदगर्ज औरतों के साय से भी दूर रहना चाहिए। तुमने मेरे तमाम एहसानात भुला दिए, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? वो बोली, तुम मुझे हलाक नहीं करोगे, मैं जानती हूँ तुम मेरे दीवाने हो, इसलिए मेरे काम आते रहोगे। वो उसे दीवाना बनाने के लिए लिबास उतारने लगी। पारस ने उसका निशाना लेकर कहा, रुक जाओ, लिबास उतारोगी तो गोली मार दूंगा। वो बड़ी अदा से मुस्कुराकर बोली, मैं मोहब्बत में तुम्हें अपना गुलाम बना सकती हूँ, तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, जख्मी करूंगा, फिर रास्पुटीन और तेजपाल वगैरह को तुम्हारे अंदर पहुंचा दूंगा। फिर तमाशा देखूंगा कि वो किस तरह तुम्हें नोचते और खसूटते हैं। वो घबराकर बोली, नहीं, मुझे जख्मी न करना, मैं किसी को अपने दिमाग में बर्दाश्त नहीं करूंगी, सिर्फ तुम्हारी कनीज बनकर होंगी। मैं तो अब तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगा, यहाँ से जा रहा हूँ, बस चंद मिनट रह गए हैं, उसके बाद तुम खुद ही बहुत बड़ी सज़ा पाने वाली हो। वो उठकर जाने लगा। वो फौरन आगे बढ़कर उससे लिपट कर बोली, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, अभी बताओ मुझे क्या सज़ा देने वाले हो?
मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा। टेलीपैथी की दुनिया में बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है। हम सब उस इनकलाब की लपेट में आने वाले हैं। साफ साफ बताओ, कैसा इनकलाब आने वाला है? क्या यहाँ मेरे खिलाफ कुछ होने वाला है? सिर्फ तुम्हारे ही खिलाफ नहीं, सभी के खिलाफ कुछ होने वाला है। वो उसका बाजू पकड़कर झिंझोड़ती हुई बोली, तुम बहुत खतरनाक हो, पता नहीं क्या करने वाले हो। फॉर गॉड सेक मुझे बता दो, तुम क्या करने वाले हो? मैं कुछ नहीं करूंगा। इसराइल, चीन और यूरोप के तमाम ममालिक में एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे की जा चुकी है। वहाँ के तमाम टेलीपैथी जाने वाले ख्याल ख्वानी से महरूम हो चुके हैं। अभी एक आध मिनट में यहाँ भी वही दवा स्प्रे की जाने वाली है। हम सब टेलीपैथी से महरूम होने वाले हैं। वो हलक फाड़ कर चीखते हुए बोली, नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं होगा। मैंने बड़ी मुश्किलों से और बड़ी मेहनत से टेलीपैथी के जरिए इस कदर अरूज हासिल किया है। मैं अपना जवाल नहीं देखूंगी। तुम मुझे डरा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सांझ को क्या आंच? यूरोप या इसराइल के किसी भी ख्याल ख्वानी करने वाले से रब्ता करो, तुम्हें मेरी बात का यकीन हो जाएगा। उसने फौरन ही ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। एल्पा के दिमाग में पहुंचते ही बोली, मैडम सांस ना रोकना, मैं कोरोना बोल रही हूँ। ओह, तो तुम हो जलील कमीनी। मुझे धोखा देकर भाग गई थी, अब कहाँ भागोगी? दुनिया के तमाम टेलीपैथी जानने वाले ख्याल ख्वानी से महरूम हो रहे हैं, तुम भी महरूम होने वाली हो। अगर ऐसा है तो आप महरूम क्यों नहीं हुई? ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। मुझे इस दवा के असर से बच निकलना था, इसलिए बच गई हूँ। अगर तुम बचना चाहती हो तो भागो, ऐसी जगह जाओ जहाँ वो दवा स्प्रे ना की जा रही हो। कोरोना को यकीन नहीं आया, क्योंकि अल्पा ख्याल ख्वानी कर रही थी। वह बिन बोरिन के दिमाग में पहुंचकर बोली, क्या तुम ख्याल ख्वानी से महरूम हो चुके हो? क्या मेरे दिमाग में आ सकते हो? मैं एक कोरोना बोल रही हूँ। वह एक सर दाह भर कर बोला, ख्याल ख्वानी मेरे लिए एक ख्वाब हो गई है। यहाँ तमाम टेलीपैथी जानने वाले इस इल्म से महरूम हो गए हैं। पता नहीं अल्पा किस तरह बच निकली है। कोरोना दिमागी तौर पर हाजिर होकर पारस से बोली, अल्पा बच निकली है, मैं भी बच सकती हूँ। ये कहते ही वो दौड़ती हुई कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। बाहर उसकी कार खड़ी हुई थी। वो कार में बैठकर इसे स्टार्ट करके तेज़ी से ड्राइव करती हुई जाने लगी। पारस ने रास्पुटिन के पास पहुंचकर उसे भी पैलेस से बाहर जाने पर मजबूर किया। वो अपनी कार में बैठकर पारस की रहनुमाई में उसी रास्ते पर जाने लगा जहां से कोरोना गुजर रही थी। वो कोरोना के अंदर पहुंच गया। उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ पैदा की। उसने कार को गलत तरीके से चलाया तो वो कार रुकने लगी। दरअसल वो खुद ही कार को रोक रोक कर झटके दे देकर आगे बढ़ा रही थी, फिर उसे रोककर बाहर आ गई। उसका बोनट उठाकर समझने की कोशिश करने लगी कि कहाँ खराबी पैदा हुई है। ऐसे ही वक्त रास्पुटिन ने वहां आकर अपनी कार रोकी, उसे मुखातिब किया, हाय कोरोना, मैं रास्पुटिन हूँ। तुमने मुझे मामूल बनाया है, मगर मुझे चेहरे से नहीं पहचानती हो। वो फौरन उसकी कार का अगला दरवाज़ा खोलकर उसकी हाथ वाली सीट पर बैठकर बोली, फौरन गाड़ी चलाओ। उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। वो बोली, तेज़ी से चलाओ, इस शहर से बहुत दूर निकल चलो। वो कार की रफ्तार बढ़ाते हुए बोला, क्या बात है, तुम परेशान क्यों? परेशानी की बात है, सुनोगे तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। उसने हंसते हुए पूछा, क्या क़यामत आ रही है? तुम मजाक समझ रहे हो और वाकई क़यामत आ रही है। तमाम दुनिया में एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे की जा रही है। इसराइल, चीन और यूरोपीय ममालिक के तमाम टेलीपैथी जाने वाले ख्याल ख्वानी से महरूम हो गए हैं। वो बोला, हाँ मुझे याद है, बहुत अरसा पहले ऐसी दवा स्प्रे की गई थी और उस वक्त के टेलीपैथी जाने वालों को इस इलम से महरूम किया गया था। आज फिर यही होने वाला है। बाय द वे, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने अल्पा से रब्ता किया था। उसके तमाम टेलीपैथी जाने वाले हीरो से ज़ीरो हो गए हैं। वो बहुत चालाक है, किसी तरह बच निकली है। हमें भी बचना चाहिए। यहाँ से बहुत दूर ऐसे वीरान इलाके में चलो जहाँ इंसानी आबादी ना हो। फिर तो ये तुम्हारे लिए बड़ी तशवीश की बात है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी तशवीश की बात है। क्या तुम ख्याल ख्वानी से महरूम होना चाहोगे? ये इलम मरते दम तक मेरे साथ रहेगा। मैंने अपने इलम को अपने बाप दादा से हासिल किया है। कुदरती तरीक़ों से बरसों की मेहनत और लगन से इसे सीखा है। वह हैरानी से बोली, क्या वाकई वो दवा तुम्हें मुतासिर नहीं करेगी? कभी नहीं करेगी। मैं इसी शहर मॉस्को में रह सकता हूँ, मुझे किसी तरह का ख़तरा नहीं है। लेकिन तुम्हारी खातिर ख़तरनाक रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ तुम्हें दूर ले जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि तुम्हारी टेलीपैथी का इल्म सलामत रहे और आइंदा तुम मेरी कनीज़ बनकर मेरा दिल भी खुश करती रहो और ख्याल ख्वानी के ज़रिए मेरे काम भी आती रहो। वह हंसने लगी, फिर बोली, बड़ी खुशफहमी है। तुम मेरे गुलाम हो और मुझे कनीज़ बनाने के ख्वाब देख रहे हो। अच्छी तरह हंस लेने के बाद ये बताओ कि मुझे गुलाम बना लेने की खुशफहमी क्यों है? क्या भूल गए? थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे दिमाग में आई थी और तुमने मुझे महसूस नहीं किया था। तुम पारस के बताए हुए एक मखसूस लबो लहजे के ज़रिए मेरे अंदर आई थी, लेकिन तुमने मुझे हिप्नोटाइज नहीं किया। मेरा आमिल तो पारस है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं उसी मखसूस लबो लहजे के ज़रिए तुम्हारे अंदर आती रहूँगी और तुम मुझे रोक नहीं सकोगे। तुम भूल रही हो, पारस ने भी ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए ये इल्म हासिल किया है। जब वो इस इल्म से महरूम हो जाएगा तो फिर मैं उसका मामूल नहीं रहूँगा। उसका तनवीमी अमल आप ही आप ख़त्म हो जाएगा। मैं आज़ाद हो जाऊँगा। इसके बाद तुम्हें अपना बना लूँगा। वो परेशान होकर सोचने लगी, ऐसा हो सकता था।
अगर वो एंटी टेलीपैथी दवा से बच भी जाती तो रास्पुटिन से बच नहीं सकती थी। बचने का सिर्फ यही एक रास्ता था कि वो अभी से उससे दूर चली जाए। उसने कहा, गाड़ी रोको, फौरन रोको। उसने नहीं रोकी, खतरनाक रफ्तार से चलाता रहा। वो ख्यालख्वानी के जरिए उसके अंदर आकर बोली, मैं हुक्म देती हूँ, गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रोक दी। फिर उसने हुक्म दिया, गाड़ी से उतर जाओ। वह दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर चला गया। उसने दरवाजे को बंद किया। फिर इसे स्टार्ट करके तेज़ रफ्तारी से चलाने लगी। अब उसे सिर्फ एंटी टेलीपैथी दवा से ही नहीं, रास्पुटिन से भी बहुत दूर चले जाना था। वो तकरीबन 300 किलोमीटर दूर चली आई थी। ऐसे वक्त पारस ने उसके अंदर आकर कहा, करोना, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा और बुरा दोनों तरह का वक्त गुजारा है। मैं जानता था तुम नागिन हो, किसी दिन मुझे भी डस लेना चाहोगी, और तुमने ऐसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहरहाल वक्त आ गया है, बात गई। अब मैं ख्यालख्वानी नहीं कर सकूंगा। हो सके तो 1 मिनट बाद आखिरी बार मुझसे रब्ता करो। वो खामोश हो गया। वो तेज़ी से ड्राइव करती हुई ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा रही थी। जहाँ से गुजर रही थी वहाँ कोई इंसानी आबादी नहीं थी। उसने 1 मिनट के बाद पारस के अंदर पहुंचकर पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया था? ये बताने के लिए कि यहाँ भी मुझ समेत तमाम टेलीपैथी जानने वाले इस इल्म से महरूम हो चुके हैं। अब यहाँ से जाओ। उसने सांस रोक लिया। वो तेजपाल के पास आकर बोली, क्या कर रहे हो? ख्यालख्वानी नहीं करोगे? वो परेशान था, कहने लगा, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ और नाकाम हो रहा हूँ। मेरी समझ में यही आ रहा है कि बाबा साहब के इदारे वालों ने एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे की है। हाँ, यही बात है। दुनिया के तमाम टेलीपैथी जानने वाले ख्यालख्वानी से महरूम हो चुके हैं। उसने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम तो ख्यालख्वानी कर रही हो। मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ। मॉस्को से 300 किलोमीटर दूर एक इलाके में पहुंची हुई हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि यह दवा कहाँ कहाँ स्प्रे की गई है और मुझे अपने बचाव के लिए कहाँ जाना चाहिए। तेजपाल ने कहा, मैं इतना जानता हूँ कि जहाँ ये दवा स्प्रे की जाती है वहाँ से 25 किलोमीटर के रकबे तक इसके असरात रहते हैं। जो भी इसकी हद में रहता है वो दवा से मुतासिर होता है। तुम खुशकिस्मत हो कि यहाँ से बच निकली हो। वो कार को रोककर बाहर निकलकर सोच रही थी। वो दवा मॉस्को शहर से बाहर भी दूर तक स्प्रे की गई होगी। रूस के दूसरे छोटे बड़े शहरों में भी स्प्रे किया जा रहा होगा। ये बाबा साहब के इदारे वाले किसी भी इंसानी आबादी को नहीं छोड़ेंगे। मेरी सलामती इसी में है कि मैं फ़िलहाल गैर आबाद इलाके में रहूँ। वो सोच रही थी और चारों तरफ देख रही थी। उस गैर आबाद इलाके में वक्त गुजारने का मसला था। वहाँ तन्हाई थी, भूख थी, प्यास थी। वैसे वो बहुत हौसले वाली थी। अपनी ख्यालख्वानी की सलामती के लिए कई दिनों तक भूखी प्यासी रह सकती थी। उसी वक्त दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। वो किसी आने वाले से खौफजदा नहीं हो सकती थी। टेलीपैथी का हथियार सलामत था। वो किसी को भी इस हथियार से ज़ेर कर सकती थी। उसने करीब आकर गाड़ी रोक दी। वो रास्पुटिन था। उसने हंसते हुए कहा, मैं ख्यालख्वानी के जरिए एक शख्स से ये गाड़ी छीन कर लाया हूँ। तुम्हारे पीछे आना ज़रूरी था। सोचा इस वीरान इलाके में जंगली जानवर तुम्हारे हुस्न शबाब को चीर फाड़ कर रख देंगे, जबकि ये हक जानवरों का नहीं, मेरा है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर उसके करीब आया। वो उससे दूर हटकर बोली, खबरदार मेरे करीब ना आना। क्या मेरे दिमाग में आकर हुक्म नहीं दोगी? उसने ख्यालख्वानी की परवाज़ की, फिर उस मखसूस लबो लहजे के जरिए उसके अंदर पहुंच गई, लेकिन दूसरे लम्हे में ही वापस आ गई। रास्पुटिन ने सांस रोक लिया था। फिर वो बोला, पारस का खेल ख़त्म हो चुका है। मैंने अभी ख्यालख्वानी के जरिए मालूम किया है, सिर्फ मॉस्को में ही नहीं, रूस के तमाम इलाकों में जहाँ भी टेलीपैथी जानने वाले थे वही इस इल्म से महरूम हो गए हैं। पारस भी महरूम हो गया। उसके साथ ही उसका तनवीमी अमल भी ख़त्म हो चुका है। वो सहमी हुई नज़रों से उसे देखने लगी। वो बोला, न तुम मेरे दिमाग में आ सकती हो और न मैं तुम्हारे अंदर पहुंच सकता हूँ। आऊँगा तो तुम सांस रोक लोगी। बोलो, अब क्या किया जाए? वह जबरन मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे बुरे वक्त में हम दोनों को दोस्त बनकर रहना चाहिए। एक दूसरे के दिमाग में नहीं आना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। दो टेलीपैथी जानने वाले कभी दोस्त बनकर नहीं रह सकते। मेरी मौजूदा मालूमात के मुताबिक इतनी बड़ी दुनिया में तुम एक टेलीपैथी जानने वाली रह गई हो। तुम मुझसे निजात हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करोगी। मेरी ज़रा सी गफलत से भी फ़ायदा उठाओगी। लिहाजा मुझे वक्त ज़ाया किए बगैर तुम्हें अपने काबू में कर लेना चाहिए। उसने आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसने उसकी गर्दन दबोच ली। वो बहुत शहज़ोर था। वो उसके आगे दम नहीं मार सकती थी। गला दबोचने के बायस उसका दम रुक रहा था। ऐसे वक्त वो उसे अपने दिमाग में आने से नहीं रोक सकी। उसने हल्का सा जलजला पैदा किया तो वह तकलीफ से तड़पने लगी। उसने एक बाजू में उसे दबोचकर दूसरे हाथ से अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, फिर उसे उठाकर पिछली सीट पर फेंकते हुए बोला, आओ मेरा दिल खुश करो। अपनी पिछली हिस्ट्री भूल जाओ। आज से तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। अमेरिका के तमाम अकाबरीन और आर्मी के तमाम आला अफसरान तशवीश में मुब्तला हो गए थे। ये खबरें मुतवातिर मौसूल हो रही थीं कि एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे की जा रही है। हमने चीन को ट्रांसफार्मर मशीन दी थी, उसे हमने तबाह कर दिया। सिर्फ चीन ही नहीं, जहाँ भी ट्रांसफार्मर मशीनें थीं
उन्हें नीस्तो नाबूद कर दिया गया है, नक्शों को जला दिया गया और वहाँ के तमाम टेलीपैथी जानने वालों को ख्यालख्वानी के इल्म से महरूम कर दिया गया है। अब अमेरिका की बारी थी। वो हिफाजती इंतजाम कर रहे थे, लेकिन एंटी टेलीपैथी दवा से बचने की कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। एक ही सूरत थी कि तमाम टेलीपैथी जानने वालों को अमेरिका से दूर किसी गैर आबाद इलाके में भेज दिया जाए, लेकिन यह किया गया कि यहाँ से जो भी त्यारा गैर आबाद इलाके की तरफ जाएगा, दवा स्प्रे करने वाले ये समझेंगे कि टेलीपैथी जानने वाले फ़रार होकर कहाँ जा रहे हैं। हमने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में वो दवा स्प्रे कराई थी, सिर्फ अमेरिका को अभी तक छोड़ रखा था। उनके तमाम अकाबरीन को और तमाम टेलीपैथी जानने वालों को जहनी इंतशार में मुब्तला कर रहे थे और वाकई वो बदहवास हो गए थे। अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को हुक्म दे रहे थे कि हेलीकॉप्टर और तैयारों के ज़रिए जहाँ जा सकते हैं फ़ौरन चले जाएं। मिस्टर ब्लैक को अपनी फ़िक्र थी। अंडरग्राउंड सेल में 8 अदद टेलीपैथी जानने वाले रह गए थे, उनकी भी सलामती की फ़िक्र थी। वो उन्हें उस तय खाने से निकालना नहीं चाहता था। उसकी अक्ल में ये बात आ रही थी कि ज़मीन की तय में इस एंटी टेलीपैथी दवा के असरात नहीं पहुँचेंगे। वो 8 टेलीपैथी जानने वाले महफूज रहेंगे। उसने रोजवेल से कहा, तुम जहाँ भी हो किसी भी फ्लाइंग कंपनी का हेलीकॉप्टर लेकर एरिजोना के इलाके में पहुँचो। वहाँ मैं तुम्हें गाइड करूँगा कि तुम इस इलाके के किस हिस्से में पहुँचना है। सानी ख्यालख्वानी के ज़रिए रोजवेल के अंदर मौजूद थी। रोजवेल ने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कहा, मैं फ्लाइंग कंपनी की तरफ जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे ये बताएं वहाँ जाकर मुझे क्या करना चाहिए। हमें एंटी टेलीपैथी दवा से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना है। हम ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ इस दवा के असरात हम तक नहीं पहुँच पाएंगे। सानी ने समझ लिया ऐसी जगह अंडरग्राउंड हो सकती है। वो भी एक फ्लाइंग कंपनी की तरफ जाने लगी। रोजवेल मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने लिए एक हेलीकॉप्टर रिज़र्व करवा रहा था। फ़ोन के ज़रिए रिज़र्वेशन नहीं होता था। वो ख्यालख्वानी के ज़रिए भी कंपनी के उस अहदेदार को रिज़र्वेशन के लिए मजबूर कर रहा था। वो अहदेदार सानी की मर्ज़ी के मुताबिक बोला, एक मैडम मार्था ने पहले से हेलीकॉप्टर रिज़र्व करा रखा है। एरिजोना जाने के लिए उसमें एक सीट मिल सकती है और कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। रोजवेल ने मजबूर होकर वो सीट रिज़र्व करा ली। अलीज़ा और पोरस ने अंडरग्राउंड सेल के एक टेलीपैथी जानने वाले नंबर 3 को अपना मामूल बना लिया था। बाद में पारस और पोरस ख्यालख्वानी नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं नंबर 3 के अंदर बार बार जा रहा था। अंडरग्राउंड सेल में नंबर 1 को कोमा में पहुंचाया गया था और नंबर 6 मारा गया था। वहां अब 8 अदद टेलीपैथी जानने वाले रह गए थे। मिस्टर ब्लैक उनसे कह रहा था, तमाम टेलीपैथी जानने वालों पर बुरा वक्त आ चुका है। वह एंटी टेलीपैथी दवा के ज़रिए असर आकर ख्यालख्वानी से महरूम हो गए हैं। वो दुश्मन हमारे मुल्क में भी यही दवा स्प्रे करने वाले हैं। एक ने पूछा, क्या इस दवा का असर हम पर भी होगा? शायद इस दवा के असरात इस तय खाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं अपने ख़ास मातियतों के साथ उस तय खाने में तुम लोगों के पास आ रहा हूँ। पता नहीं दुश्मन कब यहाँ दवा स्प्रे करने वाले हैं। मैंने सानी से कहा, बेटी मिस्टर ब्लैक अपने ख़ास मातियतों के साथ उस अंडरग्राउंड सेल में तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने जा रहा है। वहाँ के तमाम एयरपोर्ट्स और प्राइवेट फ्लाइंग कंपनियों में पहुँचकर मालूम करो, शायद उस जगह का सुराग मिल जाए। पापा, सुराग मिल चुका है। मिस्टर ब्लैक एरिजोना जा रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद अपने मातियत को उस खास जगह का पता बताएगा। मैं और सानी अमेरिका में मुकीम बाबा साहब के दायरे के तमाम सुराग रसानों को एरिजोना पहुँचने की हदायत देने लगे। वहाँ 3 टेलीपैथी जानने वाले ऐसे थे जो अंडरग्राउंड सेल वालों को राशन और ज़रूरियात की दूसरी चीज़ें पहुँचाया करते थे। मिस्टर ब्लैक उन्हीं 3 टेलीपैथी जानने वालों को अपने साथ उस तय खाने की तरफ ले जा रहा था। वो अंडरग्राउंड वालों से कह रहा था कि वो दूसरे टेलीपैथी जानने वालों के दिमागों में जाते रहें और उन्हें अमेरिका से दूर फरार होने के सिलसिले में मदद करते रहें। उसने कहा, अब तुम 8 टेलीपैथी जानने वाले ही ट्रांसफार्मर मशीन की हिफाजत कर सकते हो। वो नहीं जानते थे कि इस मशीन को कहाँ छुपा कर रखा गया है। मिस्टर ब्लैक ने कहा, मैं तुम लोगों को एक आला अफसर के दिमाग में पहुंचा रहा हूँ। वो उस मशीन का इंचार्ज है। तुम सब मेरे दिमाग में आओ। उन्होंने हुक्म की तामील की, उसके दिमाग में आ गए। उसने उन सबको उस आला अफसर के अंदर पहुंचा दिया। फिर उस आला अफसर से कहा, इस वक्त हमारे 8 अहम टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। तुम इन्हें दूसरे अफसरान तक पहुंचाओ। वो इस हथियारों के गोदाम के अंदर और बाहर ऐसे दुश्मनों को तलाश करेंगे जो एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे करने वाले हैं। अमेरिका में मशीन के सिलसिले में और अंडरग्राउंड सेल में रहने वालों के सिलसिले में बड़ी राजदारी से काम लिया गया था। अपने अहम टेलीपैथी जानने वालों को यह भी नहीं बताया गया था कि इस मशीन को और इसके नक्शे को कहाँ छुपा कर रखा गया है। अब मिस्टर ब्लैक मजबूर होकर उन्हें यह सब कुछ बता रहा था। इस मशीन को आर्मी के एक गोदाम में छुपा कर रखा गया था। वहाँ जदीद तरीन हथियारों और गोला बारूद का ज़ख़ीरा था। वो 8 टेलीपैथी जानने वाले उस आला अफसर के अंदर पहुँच गए थे। फिर उसके ज़रिए दूसरे अहम टेलीपैथी जानने वालों के अंदर पहुँच रहे थे। वहाँ 8 घंटे में 3 टेलीपैथी जानने वालों की ड्यूटियाँ बदलती रहती थीं। मैंने अपने टेलीपैथी जानने वालों को उस आर्मी गोदाम का पता बताया। फिर कहा, वहाँ पहुँचने के बाद गोदाम से दूर ही रहो, जब तक मैं न कहूँ करीब ना जाना। उस गोदाम के तमाम दरवाजे और वेंटिलेटर बंद किए जा रहे थे
ताकि स्प्रे की जाने वाली दवा ना अंदर आए और ना ही उनके 3 टेलीपैथी जाने वालों को मुतासिर करे। मिस्टर ब्लैक ने कहा, तुम तीनों गैस मास्क पहने रहो, ये एक तजुर्बा होगा, शायद दवाएं तुम पर असर नहीं करेंगी। उस गोदाम में गैस मास्क नहीं थे। फ़ौरन ये चीज़ें पहुंचाने का हुक्म दिया गया। जो टेलीपैथी जाने वाले साहली इलाके में थे उन्हें बहरिया के हेडक्वार्टर में जाने का हुक्म दिया गया। बहरिया के कमांडर इन चीफ से कहा गया कि आप दोस्त जंगी जहाज़ को समुंदर की तह से उभार कर बाहर लाया जाए। तमाम टेलीपैथी जाने वालों को इस जहाज़ के ज़रिए समुंदर की तह में पहुंचाया गया। उन्हें उम्मीद थी कि समुंदर की तह में वह दवा असर नहीं करेगी। वो इस दवा से बचने की हर मुमकिन कोशिशें कर रहे थे। सानी और रोजवेल एक फ्लाइंग कंपनी में पहुंच गए थे। एक हेलीकॉप्टर उनके लिए तैयार था। रोजवेल ने सोचा था कि जो मैडम मार्था उसके साथ हेलीकॉप्टर में सफ़र करने वाली है उसे देखेगा, फिर उसके दिमाग में जाकर उसे सफ़र मुलतवी करने पर मजबूर कर देगा। मिस्टर ब्लैक के हुक्म के मुताबिक उसे तन्हा एरिजोना की तरफ जाना था। अगर वो किसी औरत के साथ जाता तो ब्लैक उसे गोली मार देता, लेकिन फ्लाइंग कंपनी में सानी के हुस्न व शबाब को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। सानी ने उसकी सोच में कहा, मैं इसे साथ ले जाऊंगा, आधे घंटे का सफ़र है, ज़रा मस्ती करूंगा, फिर इसके दिमाग पर कब्जा जमाकर इसे हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक दूंगा। उसने सानी से मुसाफा करते हुए कहा, मुझे यहाँ के इंचार्ज ने बताया है कि तुम मैडम मार्था कहलाती हो, मेरे साथ सफ़र करने वाली हो। यू आर सो ब्यूटीफुल। वो मुस्कुराकर शर्मा कर बोली, थैंक यू। वो दोनों हेलीकॉप्टर में आकर बैठ गए। सानी ने कहा, मैंने इस हेलीकॉप्टर को वापसी के लिए भी बुक कराया है, मैं पायलट हूँ, इसे खुद उड़ाऊंगी। क्या तुम भी इसे तन्हा ले जाने वाले थे? हाँ, मगर मेरे नसीब में तुम्हारी जैसी हसीन हम सफ़र है। वैसे मैं हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। वो पायलट की सीट पर आ गया। सानी उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गई। फिर वह हेलीकॉप्टर वहां से परवास करने लगा। रोजवेल ने बुलंदी पर पहुंचकर कहा, इतनी दूर क्यों हो, करीब आओ, सर्दी बहुत है। वो बोली, बच्चे को सर्दी लगती है तो माँ उसे अपनी गोद में छुपा लेती है। मेरे बच्चे, अब तुम जवान हो चुके हो, शराफत से बैठे रहो, वरना इतने जूते मारूंगी कि एरिजोना पहुंचने तक गंजे हो जाओगे। उसने उसे गुस्से से देखा, फिर कहा, तुम जितनी हसीन हो उतनी ही बदमजाज हो। मैं अभी तुम्हारे मजाज ठिकाने लगा दूंगा। यानी तुम मेरे दिमाग में पहुंचकर जलजला पैदा करोगे या ख्याल ख्वानी के जरिए अपनी तरफ माइल करोगे। उसने हैरानी से पूछा, तुम कैसे जानती हो कि मैं टेलीपैथी जानता हूँ? मैं तो तुम्हें कनाडा से जानती हूँ। तुम वहाँ भी मुझ पर 1000 जान से आशिक हो गए थे, मेरे साथ रात गुजारने आए थे, मगर मेरे गुलाम बनकर वापस चले गए थे। वो परेशान होकर उसे देखने लगा। उसे कनाडा की वो रात याद आने लगी जब सानी ने उसे हिसाबी कमजोरी की दवा पिलाई थी। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम सानी हो? अब आखिरी वक्त पहचान कर क्या करोगे? मैं कोई भी हूँ। अभी मिस्टर ब्लैक तुम्हारे दिमाग में आएगा, उसे तुम्हारे ख्यालात से पता चलेगा कि तुम किसी मैडम मार्था को साथ ला रहे हो, तब वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें अपने साथ एरिजोना नहीं ले जाऊंगा। मिस्टर ब्लैक से कह दूंगा कि तुम मेरे पीछे पड़ गई हो, इसलिए मैं वॉशिंगटन वापस जा रहा हूँ। वो हेलीकॉप्टर को वापस ले जाना चाहता था, लेकिन ऐसा न कर सका। एरिजोना की तरफ ही परवाज करता रहा। कहने लगा, ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझ पर मुसल्लत हो गई हो, मुझे मिस्टर ब्लैक के पास जाने पर मजबूर कर रही हो। हाँ, मैं तुम्हारे ब्लैक का चांद सा मुखड़ा देखना चाहती हूँ। वो दोनों हम दोनों को गोली मार देगा। तुम्हारे पास भी रिवॉल्वर है, तुम मेरे मामूल हो, मेरी हिफाजत के लिए तुम भी उसे गोली मार सकते हो। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जब ऐसा वक्त आएगा तो देखा जाएगा। उनकी बातों के दरमियान में मिस्टर ब्लैक रोजवेल के अंदर आ गया था। खामोशी से मालूम कर रहा था कि सानी उसकी खास मातियत को ट्रैप कर चुकी है। उसने रोजवेल के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा कर कहा, सानी, आखिर तुम हमारे शिकंजे में आ ही गई। तुमने हमें बहुत दौड़ाया है, अब 1000 फुट की बुलंदी से नीचे जाओगी। सानी ने कहा, इसका मतलब है तुमने अपने मातियत के दिमाग पर अच्छी तरह कब्जा जमा लिया। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मुझे गोली मारकर हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा देगा। वो बोला, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं यही कर रहा हूँ। रोजवेल मिस्टर ब्लैक की मर्जी के मुताबिक बोल रहा था और अपने लिबास के अंदर से रिवॉल्वर निकालना चाहता था। लिबास को इधर उधर टटोल रहा था। सानी ने कहा, ब्लैक, हेलीकॉप्टर में सवार होते वक्त इसके पास रिवॉल्वर था, अब नहीं है। इसकी आंखों से देखो, ये अपने ही रिवॉल्वर के निशाने पर है। क्या तुमने इसके ख्यालात से मालूम नहीं किया था कि मैं इसे मामूल बना चुकी थी और इसे गायब दिमाग बनाकर हथियार से खाली कर सकती थी? ऐसे वक्त रोजवेल ने डैशबोर्ड के एक हिस्से की तरफ हाथ बढ़ाया। सानी ने उसके हाथ पर गोली मारते हुए कहा, ब्लैक, हमने ऐसे वक्त हाजिर दिमागी सीखी है। तुम इसके जरिए हेलीकॉप्टर में खराबी पैदा करके इसे नीचे गिराना चाहते हो। वह झुंझला कर बोला, तुम लोग जलील हो, कमीने हो। उस दवा के जरिए हमसे ख्याल ख्वानी का इल्म छीन रहे हो। हमारे लिए एक एक लम्हा कीमती है। ऐसे वक्त तुम मुसीबत बनकर सर पर सवार हो गई हो। मैं इस हेलीकॉप्टर को एरिजोना की तरफ नहीं आने दूंगा। तुम कुछ भी कर लो, मैं आ रही हूँ। इतना तो मालूम ही हो चुका है कि तुम अपने खास मातियतों के साथ वहाँ के किसी इलाके में पहुँचने वाले हो और वहीं किसी इलाके में अंडरग्राउंड सेल है।
ये कहते ही सानी ने रोजवेल के सर पर गोली मारी, उसकी तरफ के स्लाइडिंग दरवाजे को खोला, उसका सेफ्टी बेल्ट हटा लिया, फिर उसे एक जोरदार लात मारी। वो सीट पर से ढलक कर बाहर गया, फिर बुलंदी से गहरी पस्ती की तरफ जाने लगा। वो पायलट सीट पर आकर बैठ गई। उसने हेलीकॉप्टर की परवाज का तवाज़न कायम करते हुए स्लाइडिंग दरवाजे को बंद किया, सेफ्टी बेल्ट को बांधा। फिर मुझसे बोली, पापा, मिस्टर ब्लैक को मालूम हो चुका है कि मैं एरिजोना पहुंच रही हूँ। वो और उसके साथी मेरे मुंतज़िर होंगे। मुझसे निमटने के बाद ही उस अंडरग्राउंड सेल की तरफ जाना चाहेंगे। मैंने कहा, अब उनके पास वक्त नहीं रहा है। एरिजोना के तमाम इलाके में दवा स्प्रे की जा चुकी है, उन्हें वहां पहुंचने दो। उस मुल्क के हर छोटे बड़े इलाके में दवा स्प्रे की जा रही थी। मियामी के नेवल बेस के सामने दूर समुद्र में आबदोज जंगी जहाज उबरने वाला था। वहां के टेलीपैथी जाने वालों को अपने अंदर छुपाकर समुद्र की तह में ले जाने वाला था। उससे पहले एक आर्मी अफसर ने परेशान होकर कहा, ओ गॉड, शायद वो दवा उतर चुकी है। मैं ख्याल ख्वानी करने में नाकाम हो रहा हूँ। उसने दूसरे साथियों से पूछा, क्या तुम सब ख्याल ख्वानी कर सकते हो? क्या मेरे अंदर आ सकते हो? वो कोशिशें करने लगे और नाकाम होने लगे। आर्मी हेडक्वार्टर का एक आला अफसर ख्याल ख्वानी के जरिए मुझसे समझौता करने की बातें कर रहा था। बातें करते करते उसकी सोच की लहरें गुम हो गईं। मैंने उसके अंदर पहुंच के पूछा कि अब समझौता करने के लिए कुछ रह गया है। वह झुंझलाकर गालियां देना चाहता था। मैंने उसके अंदर जलजला पैदा कर दिया। वो चीखें मारता हुआ गिर पड़ा। मैंने कहा, मुझसे बदकलामी करने से पहले अपनी औकात समझ लेना। तुम लोगों ने मुझ पर ज़मीन तंग कर दी थी। मैं तुम सबको इसी ज़मीन के अंदर सुला दूंगा। मैं सानी के पास आया। वो ख्याल ख्वानी से महरूम हो चुकी थी। मैंने कहा, डोंट वरी, तुमने माजी में टेलीपैथी के बगैर भी बड़े कारनामे अंजाम दिए। अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। नो पापा, आप मेरे साथ न रहें। मिस्टर ब्लैक वगैरह की खबर लें। मैं टेलीपैथी के हथियार के बगैर काम करती रहूंगी। मैंने मिस्टर ब्लैक की आवाज़ को और लबल लहजे को गिरफ्त में लिया, फिर उसके अंदर पहुंच गया। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोकना चाहता था और मैं जानता था कि वैसा करेगा। उससे पहले ही मैंने उसे हल्की सी दिमागी तकलीफ पहुंचाई। वो तकलीफ से कराहने लगा। मैंने कहा, तुम्हें जिस कदर ऊंचा उड़ना था उड़ चुके हो। पहुंचे ज़मीन पर आखिर, ऊंची उड़ान वाले, अब नीचे गिरते रहो। उसका हेलीकॉप्टर एरिजोना के एक इलाके में उतर रहा था। उसके साथ 3 और अफसरान बैठे हुए थे। वो तीनों वही थे जो अंडरग्राउंड सेल वालों को राशन और ज़रूरियात की चीज़ें पहुंचाया करते थे। उन्होंने मिस्टर ब्लैक को तकलीफ से कराते हुए देखा तो पूछा, हमें क्या हो रहा है? मिस्टर ब्लैक ने मेरी मर्जी के मुताबिक रिवॉल्वर निकालकर यके बाद दीगरे 2 साथियों पर गोलियां चलाईं। तीसरे ने लात मारकर रिवॉल्वर गिरा दिया। फिर हैरानी से कहा, मिस्टर ब्लैक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मालूम होता है कोई दुश्मन तुम्हारे दिमाग में घुसा है। उसने ब्लैक के अंदर पहुंचकर मेरा सुराग लगाना चाहा तो ख्याल ख्वानी ना कर सका। परेशान होकर बोला, ओ गॉड, हम पर दवा का असर हो चुका है। मैं ख्याल ख्वानी नहीं कर पा रहा हूं। मैंने उसके 2 साथियों को रिवॉल्वर से जख्मी किया था। उनमें से एक ने तीसरे को भी जख्मी करना चाहा, लेकिन वो बहुत मोहतात हो गया था। उसने बाकी 2 जख्मी साथियों को गोली मारते हुए कहा, मिस्टर ब्लैक, मैं नहीं चाहता कि दुश्मनों को हमारे जरिए अंडरग्राउंड सेल का पता मालूम हो। उसने ये कहते ही मिस्टर ब्लैक को गोली मार दी। उस अंडरग्राउंड सेल का पता जानने वाला वही एक आला अफसर रह गया था। वो मुझे अपने दिमाग में आने का मौका नहीं दे रहा था। फिलहाल मैं नहीं जानता था कि वो उस वक्त क्या कर रहा है। सानी और हमारे दूसरे टेलीपैथी जाने वाले वहां पहुंच रहे थे, लेकिन एरिजोना स्टेट बहुत वसी और रीज है। ये मालूम नहीं किया जा सकता था कि मिस्टर ब्लैक अपने साथियों के साथ वहां के किस इलाके में पहुंचा हुआ था। अब उसका एक साथी रह गया था। मैंने सानी और दूसरे सुराग रसानों से कहा, उसे तलाश करो। किसी न किसी इलाके में एक हेलीकॉप्टर नजर आएगा जिनमें 3 लाशें मिलेंगी। चौथा वहां से कहीं जा चुका है। तुम हेलीकॉप्टर में परवाज करते हुए सुराग लगा सकती हो। हमारे वो सुराग रसा एरिजोना स्टेट के करीब ही थे। वो अपनी गाड़ियों में वहां पहुंचे थे। अब सानी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर परवाज करने लगे। हम वहां के तमाम टेलीपैथी जाने वालों से वही सलूक कर रहे थे जो दूसरों से कर चुके थे और तकरीबन अंडरग्राउंड सेल के करीब पहुंच चुके थे। हमारी कामयाबी यकीनी थी। मैं ब्लैक और उसके 2 जख्मी साथियों के दिमागों में रहकर उस अंडरग्राउंड सेल का पता ठिकाना अच्छी तरह मालूम कर सकता था। अंदर पहुंचने के तमाम रास्तों से वाकिफ हो सकता था। लेकिन उनके तीसरे साथी ने बड़ी हाजिर दिमागी और हुब्बुल वतनी का सबूत दिया था। मिस्टर ब्लैक जैसे सरबराह का भी लिहाज नहीं किया, उसे भी गोली मार दी। मेरी मालूमात के तमाम जराए ख़त्म कर दिए गए। अब वही एक आला अफसर रह गया था। उसे गिरफ्त में लेना और उसके दिमाग में पहुंचना ज़रूरी हो गया था। सानी अपने सुराग रसानों के साथ हेलीकॉप्टर में परवाज कर रही थी। बड़ी देर तक परवाज करने के बाद एक जगह वह हेलीकॉप्टर नजर आया। उसने वहां से कुछ दूर अपने हेलीकॉप्टर को उतारा। 2 सुराग रसानों ने कहा, पहले हम उधर जा रहे हैं, शायद वहां वो तीसरा अफसर छुपा हुआ हो। मैं उन्हें बता चुका था कि उस हेलीकॉप्टर में उन्हें 3 लाशें मिलेंगी। चौथा वहां छुपा होगा या वहां से फरार हो चुका होगा। हमारे उन 2 सुराग रसानों ने वहां जाकर देखा तो जिंदा बचने वाला अफसर वहां से जा चुका था। वो मोबाइल फ़ोन के जरिए अपने उन साथियों से रब्ता करने लगे जो आसपास के इलाकों में रहते थे।
उनसे कहा गया, हमें एक आर्मी अफसर की तलाश है, हम उसका नाम नहीं जानते हैं। वो किसी भी आबादी में पहुंचकर गुम हो जाएगा और हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर भी कोशिश करो। किसी पर भी शुबा हो तो फ़ोन के ज़रिए फरहाद साहब से रब्ता करो। तुम लोगों को जिस पर भी शुबा हो, फरहाद साहब उसके अंदर पहुंचकर उसकी असलियत मालूम करेंगे। वैसे ये हमारी समझ में आ गया था कि उसे तलाश करना तकरीबन नामुमकिन होगा। वो अपने अंडरग्राउंड सेल के 8 टेलीपैथी जानने वालों की सलामती के लिए बहुत मोहतात रहेगा। मैं अंडरग्राउंड सेल के अंदर नंबर 3 के दिमाग में पहुंचकर मालूम कर रहा था कि एंटी टेलीपैथी दवा के असरात उस तय खाने तक नहीं पहुंच पाए हैं। वो बखैरियत हैं और बदस्तूर ख्याल ख्वानी करते रहेंगे। वो 8 टेलीपैथी जानने वाले पहले ही बहुत अहम थे, अब और ज़्यादा उनकी अहमियत हो गई थी। अमेरिका के लिए वो बहुत बड़ा सरमाया बन गए थे। हमने इंतकामी कार्रवाई करने और उन्हें इबरतनाक सबक सिखाने के सिलसिले में कोई कमी नहीं की थी। हमने उनके होश उड़ा दिए थे, मुहावरतन दिन में तारे दिखा दिए थे। इसके बावजूद कुछ कांटे चुनने के लिए रह गए थे। उनमें से 8 अदद कांटे अंडरग्राउंड सेल में थे। एक कांटा जाउकॉम कोबरा और बाकी 3 कांटे एल्पा कोरोना और रास्पुटीन थे। ये कुल 12 अदद दुश्मन रह गए थे। हमने सैकड़ों को ख़त्म कर दिया था। इन 12 अदद को भी रफ्ता रफ्ता ख़त्म कर सकते थे। वैसे ये फैसला हो चुका था कि अब हमारी दुनिया में सिर्फ कुदरती तौर पर टेलीपैथी का इल्म हासिल करने वाले रहेंगे। कोई ट्रांसफॉर्मर मशीन नहीं होगी, कोई आर्जी टेलीपैथी जानने वाला नहीं रहेगा। मेरी दास्तान एक नए आगाज़ पर आ रही थी।